करेंगे हम। और सीटेट का आपका एग्ज़ाम है, देश भर में कोई भी एग्ज़ाम है, प्याजे के क्वेश्चंस मुझे लगता कि जितने भी ज़रूरी, जितने भी टाइप्स बन सकते हैं 99.9% जो है 35 क्वेश्चंस में हम कवर कर लेंगे। और अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, मतलब ऐसे प्याजे के क्वेश्चंस कर लेंगे हम आज, मतलब वो मीम चला था ना बीच में कि किसी ने सोची नहीं होगी, तो बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। और बार बार क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस भी लेने ज़रूरी हैं, प्रीवियस ईयर भी, नए भी, पुराने भी, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे 35 क्वेश्चंस। और बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब मुझे बहुत टाइम लगता है ये प्रिपरेशन में, क्योंकि मतलब पिछले 8 साल से हम लोग यूट्यूब पर डिस्कशन कर रहे हैं और इतनी बार मैंने प्याजे के क्वेश्चंस कराए हैं, इतनी बार थियरीज कराई हैं कि वो सेलेक्ट ही करना कि कौन से क्वेश्चंस कराने कौन से छोड़ने, क्योंकि इतनी बार चीज़ें रिपीट हो चुकी है, या मतलब हम इतनी बार कर चुके हैं एक कॉन्सेप्ट को, तो थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब मैं एक एडोलेसेंट से एक टीनेजर से एक अडल्ट बन गई हूँ यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते पिछले 8 सालों में। तो एक बच्चे से जब आप बड़े हो जाते हैं मुश्किल तो होती है। देखो खैर आते हैं, कहानी समझते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत समझते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। PDF इसका मिल जाएगा विद आंसर्स टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप करियर विल ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाके सीटेट या जो अदर टीचिंग एग्जाम्स के बैचेस हैं वहाँ एनरोल कर सकते हैं। पूरी टीम के साथ मैं डिस्कशन वहाँ करती हूँ, वेबसाइट से लेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मज़ा आएगा। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस होती हैं, उनसे भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है ना, और बन चुका है प्रीवियसली, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आया उनसे क्वेश्चन, तो वो सब भी समझेंगे। फटाफट से जवाब देंगे। पोल में क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन रीजनिंग, कथन और कारण। आजकल ये नया तरीका है, सब जगह पूछा जाने लगा है लगभग हर एग्जाम में। असर्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड ऑफ एज 4 years लर्न्स देयर प्राइमरी लैंग्वेज बाय देयर कॉग्निटिव अप्रोच। आप कितने भी पियाजे के क्वेश्चंस कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और ये जब 35 के 35 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे, ये बात आप तब कहेंगे अपने आप, ठीक। तो पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीखता है, यानी अपनी कॉग्निटिव अप्रोच से लैंग्वेज डेवलप हो रही है, कॉग्निशन से लैंग्वेज आ रही है, ये बात पियाजे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? ऐसा हाँ कह रहे हैं। रीजन क्या है इसका? लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड थ्रू कॉग्निशन, संज्ञान के विकसित होने से, दिमाग के विकसित होने से, क्योंकि कॉग्निशन से जुड़ी हुई है लैंग्वेज। तो पियाजे ये कह रहे हैं कि भाई जैसा कि वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, पियाजे कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जब दिमाग का विकास होगा तो भाषा अपने आप विकसित होगी। वाइगोस्की कह रहे हैं जब भाषा का विकास होगा तो दिमाग विकसित होगा, है ना, कि लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो आंसर है वो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये बात एकदम सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 90%, बहुत ही बढ़िया। और ये तो खैर हम बैच की क्लास में शाम को डिस्कस कर रहे थे, ये मेरी जो ड्राइंग है, देखिए एक बार। तो अगर हम देखें यहाँ पे, हमें पता है वाइगोस्की क्या कहते हैं, V फॉर वाइगोस्की। वाइगोस्की और पियाजे दोनों क्या है? रचनावादी हैं। दोनों कहते हैं बच्चे को एक्टिव रखो, है ना। दुनिया भर की बातें, अगर मैं इनकी थियरी पे आ जाऊं तो पता नहीं अंतहीन बातें हैं। 4-5 दिन लगे हैं पियाजे को कंप्लीट करने में, तो वो पॉइंटलेस होगा कि मैं अगर आपको थियरी के बारे में बताना शुरू करूं। देखना एक बार, वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि लर्निंग से, यानी जब आप कुछ सीखते हैं, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, आपका विकास होगा। वाइगोस्की की जगह पे अगर पियाजे को मैं देखूं तो पियाजे कह रहे हैं कि जब आपका डेवलपमेंट होता है, आपका दिमाग का विकास एज के साथ होता है, तो लर्निंग अपने आप हो जाएगी, यानी लैंग्वेज आ जाएगी डेवलपमेंट से। ये बात हम समझ रहे हैं। खैर ऐसे बहुत सारे बेसिक अंतर हैं पियाजे और वाइगोस्की में, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम ही हैं, कि इनका थॉट और लैंग्वेज को लेकर विचार अलग अलग है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पियाजे जो हैं वो, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों पे कि अगर हम सही से ट्रेन कर दें बच्चे को, तो उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चे को कम आंका है और फॉर्मल ऑपरेशनल वाले को ज़्यादा आंका है। तो इस तरह की बातें आएंगी, बीच बीच में करते रहेंगे। यहाँ पे कहानी अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो 4 साल का बच्चा है वो प्राइमरी लैंग्वेज, कॉग्निटिव अप्रोच, उसका संज्ञान विकसित हो रहा है, तो भाषा विकसित हो रही है, यानी संज्ञान के माध्यम से भाषा का विकास किया जा सकता है। पियाजे ये मानेंगे? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। आसान सा सवाल है ये तो। ये क्या कहता है? अ बेबी अपीयर्स अमेज्ड एवरी टाइम हर मदर कवर्स हर फेस विद हर हैंड्स एंड देन अनकवर्स इट। तो ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि अनकवर्स दीज, ठीक, कि एक बच्चा है जो हर बार आश्चर्यचकित या सरप्राइज्ड महसूस करता है, अमेज्ड महसूस करता है जब भी उसकी माँ ऐसे हाथों से अपने चेहरे को ढकती है और हटाती है, तो बच्चे को लगता है वो वाह मम्मी आ गई, हर बार खुश हो जाता है, वो हर बार सरप्राइज फील करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हंसता है
जन्म से 2 वर्ष के बीच का बच्चा। ठीक, व्हाट पिजेशियन कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट हैज द बेबी नॉट येट अंडरस्टूड दैट मेक्स द गेम सो एक्साइटिंग। यानी इस खेल में इतना रोमांच, इतना मजा क्यों आ पा रहा है बच्चे को, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, पियाजे का कौन सा कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है जो बच्चे में अभी तक आया ही नहीं है। ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसको लग रहा है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर से दूर दिमाग से भी दूर। कैसे? वस्तु स्थायी नहीं हुई है दिमाग में अभी। कैसे नहीं हुई है भाई? उसको लग रहा है मम्मी ने ऐसे फेस कवर किया मतलब मम्मी नहीं है, और फेस अनकवर किया तो मम्मी है, आ गई। कोई टॉय आपने छिपा दिया और वो उसको ढूंढ नहीं रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी आया नहीं है। और अगर ढूंढ रहा है तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है ना। तो हम ये कहेंगे ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का, इसके बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होगा? जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज में। और इसका अचीवमेंट कब हो जाएगा? तो इसी स्टेज के अंत तक आते आते सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक जो पहली अवस्था है पियाजे की, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, SPCF। पूरी पियाजे की थियरी आपकी रिवाइज हो जाएगी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से वस्तु स्थायी नहीं हुई है अभी बच्चे के दिमाग में, यानी बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में ही है, और यही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व की कमी भी है और इसी के एंड में अचीव भी हो जाएगा। ठीक, सीरिएशन होता है सीरीज में लगाना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। कंजर्वेशन एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे अभी। एनिमिज्म होता है बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझेगा, कि यदि ये पेन उसकी आंख में लग जाए वो कहेगा पेन ने मुझे मारा है ना। फिर हम कहते हैं अरे मेरे बच्चे को मारोगे तो पेन को 2 चांट लगा दो। तो इस तरह की बातें बहुत होती है। पियाजे की थियरी एक बहुत ही बढ़िया, इसमें जोक्स क्रैक हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बार आया हुआ क्वेश्चन है और इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप इसको कह सकते हो, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आपकी सॉल्व होंगी, है ना। तो अगर हम देखें, क्योंकि कुछ चीजें हमें बस हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कई बार, वो क्लैरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन से। देखना एक बार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये क्वेश्चन देखना, और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना, है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसीलिए दोनों को साथ रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से जवाब देंगे। जवाब काफी लोग गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं कहूं, 46% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जबकि अभी रिसेंट बिल्कुल जनवरी में जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, और अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, देखना, एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल। इफ या इमेजिन, एक्स की वैल्यू मान लीजिए, अब मानना पड़ेगा आपको कि फलानी चीज एक्स है, या इसकी एज वाई मान लीजिए, तो सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे, किसी चीज को तो माना होगा नहीं, ये कोई सिंबल ही तो होगा, 5 3 2 4 कुछ भी होगा, जो भी एज आपने मानी है वो सिंबल ही तो होगा। तो सिंबल को सिंबल की जगह पे रखना कौन सी स्टेज में आएगा? Such as letting the letter X stand for an unknown numeral develops during dash and enables the children to learn dash, यानी चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मान लिया कि सीमा की आयु X है। अब आयु एक नंबर है, सिंबल है, और X भी एक सिंबल है, तो यू आर यूजिंग सिंबल फॉर द सिंबल इटसेल्फ, सिंबल के लिए सिंबल को आप अज्यूम कर रहे हो। डैश के दौरान विकसित होती, किस अवस्था में ये चीज आएगी? देखिए, सिंबल्स को यूज करना बच्चा सीखता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इसलिए कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, बशर्ते ये पूछा जा चुका है फिर भी, है ना। 30% लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं, सिर्फ 42% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी तो जो आपके 58% लोग हैं वो गलत ही जवाब दे रहे हैं अभी भी, है ना। 30% लोगों को लग रहा है कि ये जो है आंसर इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होना चाहिए, जो कि सेंस ही नहीं बनाता। एक बार को प्री ऑपरेशनल लिखा होता तो मैं सोचती भी चलो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज कर पाना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, एल्जेब्रा और कैलकुलस सीखने में मदद होती है इससे। कंजर्वेशन और सीरिएशन तो आपका इससे पहली स्टेज में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल का तो कोई सेंस बनेगा नहीं इसके साथ, ठीक है ना। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, जो आखिरी अवस्था है SPCF में, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस सीखने में मदद मिलेगी बच्चे को, क्योंकि देखो अगर पूछा होता कि वो बच्चा सिंबल्स का यूज करना कब शुरू कर देता है, साइंस का यूज करना या सिंबल्स का यूज करना कब शुरू कर देता है, बिगिन टू यूज यानी जस्ट शुरू किया है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, है ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान, आपने बोला हॉर्स यानी घोड़ा, उसके दिमाग में घोड़े की पिक्चर आ गई, यानी सिंबल्स के माध्यम से सीख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बिगिन कब हो जाता है? प्री ऑपरेशनल, जो दूसरी स्टेज है, 2 से 7 वर्ष में,
लेकिन पूछा जा रहा है सिंबल की जगह पे सिंबल। वहां तो 2 से 7 वर्ष में तो सिर्फ सिंबल्स का यूज करना सीखा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 1 2 3 4 वॉटएवर, ये सब सिंबल्स हैं। लेकिन अब सिंबल की जगह पे सिंबल, वहां पे ABCD से लेके XYZ तक सीखा था उसने। अब X की जगह पे भाई XYZ सीखना और 1 2 3 सीखना, सब सिंबल्स हैं। अब इस सिंबल, इस X की जगह पे किसी एक न्यूमरल को रख सकते हैं, ये तो वो लास्ट स्टेज में आके सीख पाता है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी, है ना। तो यहां पे ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा दूसरे तरीके से भी पूछा हुआ है इससे पहले, इसलिए हम कहते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। कैसे पूछा हुआ है दूसरे तरीके से, ये क्वेश्चन पढ़ो, और ये पुराना क्वेश्चन है, काफी पहले आया था। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट स्टिक ए, एक स्टिक है, एक छड़ी है जिसका नाम ए रखा है हमने, मान लेते हैं ये है स्टिक ए, ठीक, इज लार्जर देन स्टिक बी, स्टिक बी से बड़ी है। स्टिक बी हम मान लेते हैं कि ये स्टिक बी है, और ये स्टिक बी जो है इससे बड़ी है स्टिक ए। ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। एंड स्टिक बी इज लार्जर देन स्टिक सी, जो स्टिक बी है, ये बीच वाली स्टिक, ये जो छड़ी है, ये सी जो कि थर्ड स्टिक है, इससे बड़ी है, जो हम देख भी पा रहे हैं भाई। जो बी स्टिक है वो सी से बड़ी है और बी से बड़ी है ए स्टिक। 3 छड़ी है या 3 पेन है मान लीजिए, तो वो एक दूसरे से यहां पे पता लग रहा है कौन किसके कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स, बच्चे ने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक सी, यानी जो स्टिक ए है वो सी से बड़ी है, क्योंकि स्टिक ए बी से ऑलरेडी बड़ी थी, और जब बी से बड़ी थी और बी से भी छोटी है सी, तो ये एक रीजनिंग हो गई ना, एक तरह की ट्रांजिटिव इन्फेरेंस बोलते हैं इसको, प्रपोजिशनल थिंकिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रपोजिशनल थिंकिंग कब आती है बच्चे में, प्याजे के ही कॉन्टेक्स्ट में, है ना, आएंगे खैर उस पे। When asked same problem verbally, he fails to make correct inference. अब जब उसको ये दिखाई गई स्टिक्स, या 3 बच्चों को खड़ा किया गया, अच्छा बताओ ये सीमा है, ये सचिन है, ये सरोज है, 3 बच्चे हैं, तो सीमा जो है बड़ी है सचिन से, सचिन बड़ा है सरोज से। अब वो तीनों बच्चों को दिखाया गया, बच्चे ने बता देगा फटाक से कि सीमा सबसे बड़ी है। लेकिन जब ये चीज मेंटली पूछी गई, वर्बली पूछा जब कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो कौन सबसे बड़ा हुआ, कई लोग आपकी एज में भी दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि वर्बली पूछा है, दिखा के नहीं, कॉन्क्रीट नहीं है, वो चीज सामने नहीं देख पा रहा है वो, तो दिक्कत आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा संज्ञानात्मक विकास के किस स्टेज पे है, बताइएगा एक बार। 35% लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह रहे हैं, गलत समझ रहे हैं फिर हम। देखो हमें पता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, और ये आ जाता है 7 से 11 में, ये बात निश्चित है। लेकिन यहां पे बात हो रही है यूजिंग सिंबल्स एट द प्लेस ऑफ सिंबल्स, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। भाई ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये सिंबल है, लेकिन अभी ये सिंबल लॉजिक किसके बारे में आया, ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस तो आ गया, लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, जिसको देख पा रहा है बच्चा, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है ना। और अगर, अच्छा सही जवाब दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, डरा नहीं रही हूं। देखो एक बार अगर हम देखें यहां पे, और अगर वर्बली तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन उसको दिखा दो तो बता पाएगा। इसका मतलब सिंबल्स को सिंबल्स की जगह यूज नहीं कर पा रहा। अगर वो वर्बली भी बता देता तो वो हो जाता फॉर्मल ऑपरेशनल में, क्योंकि एक्स मान लिया उसने, एक्स है, मानने वाली बात आ गई, है ना, प्रपोजिशनल थिंकिंग आ गई। तो ये अगर वो वर्बली बता पाता, अगर उससे मौखिक रूप से पूछते और फिर भी बता देता, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में था। अभी वो नहीं बता पाता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, अमूर्त हो गया। एक्स को मानना है किसी नंबर की जगह, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, दिख नहीं रहा कौन सा नंबर, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 से 11 वर्ष, क्योंकि जब तक दिख रही हैं उसको स्टिक्स, जब तक ये छड़ियां या पेन या बच्चे दिख रहे हैं जिनसे कंपेयर करके ट्रांजिटिव इन्फेरेंस निकालना है, प्रपोजिशनल थिंकिंग निकालनी है, तो वो बता पा रहे हैं। जैसे ही अमूर्त हो गया, देखो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिसको देखा जा सके, टच फील किया जा सके, और अमूर्त जिसको सामने नहीं है, जो, तो यहां पे वर्बली में सामने नहीं है, आपको अज्यूम करना है दिमाग में, ठीक है ना। तो अगर यहां पूछ लेता वर्बली भी बता पाता है तो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। और क्योंकि यहां ये नहीं पूछा कि वर्बली बताने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मूर्त चीजों के प्रति ही वो जवाब या लॉजिक दे पाता है। इंडक्टिव लॉजिक आया है, अभी एग्जाम्पल से रूल पे जा पाएगा, सिंपल बात है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहां पे क्योंकि सिंबल सी तो है, ये एबीसी जो स्टिक है, ये जो स्टिक एबीसी है, ये सिंबल कैसा है, ए भी सिंबल है, बी भी सिंबल है, सी भी सिंबल है, ठीक है। अब यहां पे मूर्त चीजें हैं हमारे पास कि इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। अब यहां पे हमें मानना था कि ए बड़ा है बी से, मान लो में फिर फॉर्मल में चला जाता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हो जाता। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है।
इसी को प्रपोजिशनल थिंकिंग भी कहा जा सकता है कि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये मानना है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इससे पूछ लेता है इसमें कौन सी थिंकिंग है, कि आपने एब्स्ट्रैक्ट रूप में सिंबल्स को सिंबल्स की जगह लिया है, तो ये प्रपोजिशनल थिंकिंग हो जाती है पियाजे के अनुसार। इस पे कभी और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। प्रपोजिशनल थिंकिंग जो किस में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद ही आती है, कि आप प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ संबंध में सोच पा रहे हैं। ठीक, जब आप छड़ी देख के जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है जो 7 से 11 वर्ष में आ जाता है। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, है ना। अगर बिना छड़ी के दे पाए तो ये फॉर्मल हो जाएगा, यानी बिना किसी एक आइटम के दे पाए जवाब। ठीक है, मुझे लग रहा है भाई अमेजोन वाले कॉल कर रहे हैं, एक बार आप ये जवाब दो फटाफट से, मैं इनकी सुन लूं थोड़ा। देखो एक बार ओटीपी भी नहीं चाहिए और कॉल भी करेंगे, वाह। देखिए आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा। देखिएगा, एज पर जीन पियाजेस थियरी, जीन पियाजे की थियरी के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो उन्होंने बात की है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11, प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 वर्ष। इन दोनों स्टेजेस की थिंकिंग को कौन सी एक चीज है जो अलग करती है? सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है, पूछा है ना। तो इस क्या हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, ये किसके बीच में है? ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट के बीच में है। यहां से हमसे प्री और कॉन्क्रीट पूछा था। ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी मोटर में आता है ना, वस्तु स्थायित्व वाली जो स्टेज है, जो अभी बात हुई थी कि माँ है जो हाथ से ऐसे हाथ हटाती है तो बच्चा खुश हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, ये सेंसरी मोटर में आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आपको नहीं भी पता तब भी आपको पता है कि डिसेंटरिंग इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो विकेंद्रीकरण, ये कब आ जाएगा? डिसेंटर करना, बच्चे को डिसेंटर करना कॉन्क्रीट में आ जाता है और प्री ऑपरेशनल में नहीं आता। तो ये एक ऐसी चीज है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है इन दोनों स्टेजेस के बीच में। यानी सेंट्रेशन क्या है? सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है, कि अगर किसी की हाइट देख रहे हैं तो हाइट ही देख रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हाइट ज्यादा हो सकती है लेकिन एज कम हो सकती है फिर भी, है ना। जैसे ईगोसेंट्रिज्म की भी प्रॉब्लम, इरिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम, कि बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता अपने थॉट को, इसी इन सब कारणों की जो जड़ है एक तरह से डिसेंट्रेशन है। ठीक, पियाजे ने, क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक भी है, तो ईगोसेंट्रिसिज्म के लिए यानी अहम केंद्रित के लिए उसको लगता है वो दुनिया का सेंटर है। जैसे वो सोचता है जो वो खाना पसंद करता है वो सब खाना पसंद करेंगे, इसके लिए उन्होंने 3 माउंटेन टास्क किया था। और 3 माउंटेन टास्क ये तो बताता ही है कि बच्चा कितना सेल्फ सेंट्रिक है, और ये भी बताता है कि वो रिवर्स नहीं कर पा रहा सोच। कि मान लीजिए एक बच्ची है और ये 2 से 7 वर्ष की, 4 साल की बच्ची है मान लीजिए, इधर इसकी एक डॉल को रख दिया, डॉल का नाम है डॉली। कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? इन्होंने बता दिया भाई ये वाली पहाड़ की चोटी मुझे दिख पा रही है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, पूछा क्या डॉली को क्या दिख रहा होगा? उसने कहा सेम ही दिख रहा होगा जैसे मुझे दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा दूसरे पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पा रहा किसी चीज को, है ना। इस पेन को पेन की तरह भी यूज कर सकते हैं, यह है सेंट्रेशन की, ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा क्या है? आप इसको पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हो, पेपर पे रख के, है ना। आप इसको बन बनाने के लिए यानी जूड़ा बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक क्लिप की तरह भी यूज कर लेंगे। बहुत पुराना एग्जांपल है, जन्मों से देती हुई आ रही हूं, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। चलिए खैर, तो ये डिसेंट्रेशन माउंटेन टास्क इसलिए किया था कि बच्चा अहम केंद्रित है, डिसेंटर कर पा रहा है कि नहीं, है ना, सेल्फ सेंटर्ड है कि नहीं, वो अपने ही पक्ष से देख रहा है, रिवर्स कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा सोच को। तो ये 2 से 7 वर्ष में दिक्कत उसको होती है रिवर्सिबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखना और फिर बताना। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थियरी, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन क्या है? कि बच्चों की थिंकिंग सुपीरियर होती है। उन्होंने क्या प्रूव करने की कोशिश की है ये पूछा है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट्स, यानी अडल्ट्स से यानी वयस्कों से, बड़ों से जो सोच है बच्चों की वो ज्यादा बेहतर होती है, ये कहा है उन्होंने। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, यानी मात्रा में अलग होती है। बच्चे कम सोचते हैं, बड़े ज्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ होता है। ये चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, बच्चों की का जो चिंतन है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। मतलब क्वालिटी में अंतर है, गुणात्मकता में अंतर है ना। कि एक चीज, एक पेन है, जो पेन छोड़ दो कोई और एग्जांपल लो अच्छा सा, है ना। वो कहा जाता है ना कि एक बॉटल है मान लीजिए, है ना, बहुत ही खराब सी प्लास्टिक कह लीजिए, या प्लास्टिक या जिस भी मटेरियल की बनी हुई है, और वो आती है 7 रुपीज की, आती नहीं है आज की दुनिया में बट मान लिया। दूसरी बॉटल है जो 70 रुपए की आती है, ठीक।
वो कह रहा है देखो अमाउंट में तो अंतर हो ना हो, क्वालिटी में जरूर है, मतलब गुणात्मकता में अंतर है। ठीक, देखेंगे किस में अंतर है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स। देखिए पियाजे ना तो ये कह रहे हैं कि बच्चे बहुत सुपीरियर हैं बड़ों से, या बच्चे बिल्कुल बड़ों का मिनिएचर एडल्ट हैं, छोटा ही रूप है, इंफीरियर हैं, कम है, ज्यादा है, इसकी बात पियाजे नहीं कर रहे, कंपैरिजन में नहीं लगे हुए। वो सिंपल बात बता रहे हैं, जो कि 74% लोग सही दे पा रहे हैं जवाब, कि बच्चों की जो सोच है, चिंतन है, वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, क्वालिटी में अंतर है, मटीरियल की क्वालिटी में अंतर है, क्वांटिटी लगभग सेम ही है, या क्वांटिटी में अंतर नहीं है। आप सोच रहे हैं 50 बातें दिन में, बच्चा भी सोच रहा है 50 बातें दिन में, दिमाग में विचार उसके भी आते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं ब्रेकअप के बारे में, आप सोच रहे हैं नौकरी के बारे में, आप सोच रहे हैं माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बच्चा क्या सोच रहा है, यार ये वाला खिलौना नहीं दिलवाया आज इन्होंने, है ना, मुझे तो वो वाली चीज खानी थी आज, है ना, मम्मी मुझे वो वाला बैग नहीं दिलवाया। क्वालिटी में अंतर है, गुणात्मकता में अंतर है। सोच आप भी रहे, एक अडल्ट भी सोच रहा है और एक चाइल्ड भी सोचता है, ऐसा नहीं है कि वो थिंकर नहीं है, बल्कि पियाजे ने इस चीज को क्लियर किया कि बच्चे भी सोच सकते हैं, वो भी खाली बर्तन नहीं है, उनके अंदर भी प्रीसेट एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं, जो शुरुआत में तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम आते हैं, कि बच्चे को जो रिफ्लेक्स के रूप में काम करते हैं, सकिंग, चूसना, पकड़ना, ग्रास्पिंग, इसी तरह के बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सर्वाइवल स्कीमा के रूप में काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हम बाद में सीखते हैं। तो अडल्ट से क्वालिटी में अंतर है। कैसे अंतर है? क्वालिटी में, मात्रात्मकता में नहीं। अमाउंट सेम है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अडल्ट से अमाउंट सेम है, किसमें अंतर है? काइंड में डिफरेंस है, प्रकार अलग है, बच्चों के सोचने का प्रकार अलग है, बड़ों का अलग है। अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं है, या अमाउंट में अलग नहीं है। बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं 50 बातें, लेकिन आप जो सोचते हैं उससे अलग है, क्वालिटी अलग है। इंफीरियर और सुपीरियर नहीं है, बस अलग सोचता है बच्चा। वो भी ज्ञान का सृजन कर रहा है, अपनी अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और आप भी कर रहे हैं। बस क्वालिटी का अंतर है, गुणात्मकता का अंतर है, प्रकार का अंतर है, अमाउंट का नहीं है, क्वांटिटी का नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग भाषाओं में, कभी अमाउंट कभी काइंड ले आएगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी का अंतर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा एक फैक्टर है जो प्रभावित नहीं करेगा? फटाफट से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभावित नहीं करेगा, नॉट लिखा हुआ है, नॉट वाले क्वेश्चंस, एक्सेप्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, लीस्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे ध्यान एक्स्ट्रा देना होता है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। फटाफट से 42% लोग क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है लैंग्वेज। देखते हैं, आपको सिंपल बताया हुआ 4 फैक्टर्स हैं, MESE। जो लोग बैच में हैं उन्हें भी पता है ये बात, MESE 4 फैक्टर हैं। मैचुरेशन, यानी जिसको हेरिडिटी भी कह सकते हैं, आएंगे अभी उस पर, ठीक है। तो मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम, ठीक। कौन सा एक फैक्टर नहीं है? सोशल एक्सपीरियंस है इन 4 फैक्टर्स में। 4 स्टेजेस नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, तत्व हैं। मैचुरेशन हाँ है, एक्टिविटी एक्सपीरियंस को ही कहते हैं। लैंग्वेज नहीं है इन 4 फैक्टर्स में। ये तो कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा आ रही है, भाषा से कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उल्टा है। पहले क्वेश्चन पे जाइए जो आज कराया था, यानी लैंग्वेज से, भाषा के विकास से, मतलब संज्ञान के विकास से, दिमाग के विकास से। दिमाग क्या है इसमें? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, ये सब विकसित होगा। दिमाग का विकास होगा एज के साथ, भाषा अपने आप आएगी, भाषा का विकास होगा, है ना। तो इन्होंने 4 फैक्टर्स की बात की है, जिसमें ये तीनों तो हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं है। इनकी 4 तो स्टेजेस हैं, ये फटाफट से समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी आगे के क्वेश्चंस में। देखो 4 फैक्टर्स हैं, MESE, सिंपल शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आपको याद कराया हुआ है, निमोनिक है, टेक्निक है याद करने की, ठीक। MESE बोले तो मैचुरेशन। पियाजे हेरिडिटी को बहुत महत्व देते हैं, यानी परिपक्वता। परिपक्वता किससे रिलेटेड होती है? हेरिडिटी से। यानी आपकी आनुवांशिक क्षमता के कारण समय के साथ जो आपकी क्षमताएं बाहर निकल के आएंगी, उसको मैचुरेशन कहते हैं। कि आपके अंदर क्षमता थी इसलिए आपके पक्के दांत निकल के आए, आपने थोड़ी निकाले खुद से, ठीक। फिर क्या है? एक्सपीरियंस, यानी बच्चा अनुभव लेगा। इस अनुभव लेने का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक्टिविटी करना। बच्चा सक्रियता करेगा, एक्टिविटी करेगा एनवायरमेंट के साथ। लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, पियाजे ने पहली बार कहा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं पियाजे एक तरह से, ठीक। सोशल एक्सपीरियंस, इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया वाइगॉस्की के कंपैरिजन में समाज और कल्चर को, बट फिर भी इन्होंने कहा है कि जो वो समाज में या दुनिया में एक्सपीरियंस ले रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। फिर है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन,
जो दिमाग में है और दुनिया में है वो बैलेंस में हो। ये बना ही इक्वालिटी से है ना। तो इक्विलिब्रेशन की जब हम बात करें यानी संतुलन, इसके अंदर आ जाता है फिर वो पूरी कहानी आपकी अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की। अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं, ये थियोरी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। ऑर्गेनाइजेशन यानी दिमाग में कैसे आप स्कीमा में सेट करके रखोगे। स्कीमा क्या है? जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपकी, जो भी आज आप जानते हैं वो सब आपका स्कीमा है। जैसे फोन की स्टोरेज होती है वैसे दिमाग की स्टोरेज को स्कीमा कह रहे हैं हम। मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, मानसिक संरचनाएं हैं जिसके आधार पर आप दुनिया को समझ पा रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 थियोरी, जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं? कोई बताना चाहेगा? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, आसान से सवाल है, एक मुश्किल एक आसान, ऐसे करते रहेंगे भाई। 4 स्टेजेस भी बतानी है पियाजे के साथ साथ। अभी आएंगे ये सब छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रेशन क्या है एंड ऑल आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना लो, है ना। सबको मौका मिलेगा। वो मीम चल रहा है ना आजकल, लेवल सबके निकलेंगे, तो ये वही वाली बात है, सबको मौका मिलेगा। हर एक टॉपिक पे, हर एक टर्म पे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक बार, कुछ भी छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। ज्ञान फटाफट से बताओ। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। इसकी बात वाइगॉस्की करते हैं, पियाजे नहीं करते, तो ये तो हट गया ऑप्शन। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में परिवर्तन, इसकी बात बिहेवियरिस्टिक लोग करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है सीटेट के लेवल पे। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा सक्रिय रूप से निर्मित करता है, बच्चा एक्टिव होता है। बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव है, 99% पेडागोजिकल क्वेश्चन सही हो जाएंगे जहां आप बच्चे को एक्टिव रख रहे हैं, तो बच्चा एक्टिव है। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, ये कह रहे हैं बच्चे को कोई कहीं से भगवान जी भर देते हैं, एक कैप्सूल देते हैं हम जब वो पैदा होता है, और उससे सारी नॉलेज उसके अंदर, जैसे वो मेमोरी कार्ड नहीं आता था पहले, चिप बोलते थे जिसको, है ना, या पेन ड्राइव, उसमें जैसे गाने भर सकते हो आप, वैसे ही दिमाग में भी भर दोगे ज्ञान और सब कुछ। ऐसा नहीं होता। पियाजे कह रहे हैं ज्ञान निर्मित किया जाता है, बच्चा सृजित कर रहा है दुनिया में एक्टिविटी करके। एक पेन भी मिलता है, उसको खोल के, तोड़ के, जान के, क्यूरियोसिटी, बहुत सारे सवाल पूछ के, तब वो ज्ञान का सृजन करता है, ना कि कोई उसके दिमाग में भर देता है। आंतरिक नहीं है, जन्मजात नहीं है ज्ञान कोई, कि इतने % मेमोरी के साथ आया था कि इसमें 4 गाने पहले से थे, 2 आपने भर दिए, वो वाला सीन नहीं है। बच्चा एक्टिवली नॉलेज को, ना कि कोई पैसिवली उसके दिमाग में नहीं भरेगा, ज्ञान का सृजन करेगा एक्टिविटी करके। लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिविटी करता है। तो 3rd ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। अफसा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप, अफसा एक बच्ची है जो आलू के चिप्स को ऐसे पकड़ती है, वो पोटैटो चिप्स आते हैं ना, लेज वॉटएवर, जो भी आप खाते हो, ना ही खाएं तो अच्छा है, कम खाएं, ठीक। तो उसको बटरफ्लाई के जैसा लगता भी है कोई चिप्स देखने में, तो पोटैटो चिप को वो कहती है देखो देखो ये बटरफ्लाई है ना, ये तो एक तितली के जैसा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज कैरेक्टराइज्ड इन व्हाट स्टेज, जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है, कौन सी स्टेज में आता है? फटाफट से बताओ। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में, सिंबॉलिक स्टेज तो नहीं है ये, है। प्री ऑपरेशनल में हमें क्या पता, बताओ खुद से, ठीक। फटाफट से बताओ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 में। ये 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, SPCF। सेंसरी मोटर पहली स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है जी। 65% लोग सही जवाब दे रहे हैं। पूर्व संक्रियात्मक चरण, और इसका भी अगर मैं पूछूं, अभी क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से मिल जाएगा, इसके भी 2 चरण होते हैं। उन 2 चरणों में से कहां आएगा? इसकी 2 सब स्टेजेस हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ये जो सेकंड स्टेज है, होती तो पहली स्टेज की भी सब स्टेजेस हैं, बट वो आपके काम की नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जानना जरूरी है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें सिंबल्स डेवलप हो रहे हैं, एनिमल्स में बच्चा निर्जीव को सजीव समझेगा एंड ऑल। ये जो सेकंड स्टेज है, इसकी 2 सब स्टेजेस हैं, इसकी 2 छोटी छोटी स्टेजेस हैं। एक है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, पूर्व संप्रत्यात्मक 2 से 4 वर्ष, और दूसरी है इंट्यूटिव स्टेज, सहजात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष। इन दोनों में से किस स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आता है, कोई बताना पसंद करेगा? सिंबल्स कौन सी स्टेज में आ जाएंगे? मन कर रहा है किसी का? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? फटाफट से बताओ सागर, कोई बात नहीं, जवाब दो फटाफट। हाँ, सब तुक्का लगा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चलो देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन का जवाब आगे मिलेगा। एक क्वेश्चन है, मैंने प्रॉपर डाला हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप तुक्के लगाओ, है ना। कोई कह रहा है इंट्यूटिव, कोई कह रहा है प्री कॉन्सेप्चुअल, अभी आएंगे उस पर, डोंट वरी।
तो यहां पे जो आंसर है वो सिंपल पूर्व संक्रियात्मक है, क्योंकि ये बच्चा ये सिंपल लिख दिया है सिंबॉलिक थॉट। इस सिंबॉलिक थॉट को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता था, सिमियोटिक फंक्शन। सिंबल्स के थ्रू फंक्शन करना बच्चे ने सीख लिया है ना, कि वो हैरी पॉटर की झाड़ू को, अपने घर की झाड़ू को हैरी पॉटर के उस झाड़ू की तरह समझ रहा है जिसपे वो बैठ के उड़ सकता है, शक्तिमान की तरह घूमना चाह रहा है ना। सिंबल्स के माध्यम से उसमें सीखने की क्षमता आ गई है। कहां पे आता है ये, प्री ऑपरेशनल में। ABCD 1 2 3 4 ये सब सीख गया, ये सब सिंबल्स ही तो हैं। तो सिंबल्स को सीखना शुरू करता है वो इस स्टेज में, कि वो बटरफ्लाई को कैसे कर रहा है। जैसे हम हैरी पॉटर की, या वो डॉक्टर खेलना है ना, तो वो झाड़ू या एक रिमोट को फोन की तरह यूज कर रहा है, तो वो भी तो सिंबल ही है एक तरह से, ठीक। तो ये क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है ये चीज, पूर्व संक्रियात्मक में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है। ये एक आसान कहोगे या जैसा आपका मन करे कहने का, इसका जवाब मैं दूंगी, अभी आएगा क्वेश्चन कौन सी स्टेज में होती है चीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कौन सी एक बात सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरीज, रचनावादी शिक्षण सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात सत्य नहीं है। रेफरल कोड करियरविल पे CW20 है, आई थिंक करियरविल 20, जो वेबसाइट पे आप लगाएंगे तो 20% डिस्काउंट, वहां लिखा हुआ भी होगा, एक बार चेक कर लेना, देखना एक बार। थर्ड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरीज, रचनावादी शिक्षण। रचनावादी में पियाजे भी आते हैं, वाइगॉस्की भी आते हैं। जो रचनावादी कौन लोग, जो कहें ज्ञान की रचना की जा सकती है एक्टिवली, बच्चा एक्टिविटी करके सीख सकता है, दोनों कहते हैं, पियाजे भी वाइगॉस्की भी। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, हेरिडिटी, जेनेटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, और वाइगॉस्की कह रहे हैं सोसाइटी और कल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछा है कौन सी बात गलत है, जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वही बात गलत है। लर्नर्स बिल्ड देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं, सही है, बच्चा एक्टिव है। जो जहां बच्चा एक्टिव है वो तो सही है। न्यू इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रायर नॉलेज, नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर बनता है, बिल्कुल सही है। मैं कुछ आज नया सीख रही हूं, जो पहले सीखा है उसी के बेसिस पे तो बिल्डिंग बनेगी, नींव पे ही तो बिल्डिंग बनाएंगे, है ना। ओल्ड नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से ही तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। द रोल ऑफ द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ये तो नहीं कहा रचनावादियों ने कि टीचर है ही नहीं, फैसिलिटेटर है ना, सुविधा प्रदान करने वाला है, जहां जरूरत है टीचर है वहां पे। जैसे एक माली की जरूरत होती है पौधे को, वैसे टीचर की जरूरत है बच्चे को। लर्निंग इज एन एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस, यानी लर्निंग क्या है, एक एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस है, सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है, ये बात भी सही है ना। अब फटाफट से बता दीजिए कुछ गलत है भी या नहीं है, सब अपना अपना जवाब दे रहे हैं। देखिए, टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये बात सही है, लेकिन द रोल ऑफ द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस। बच्चे का एक्टिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर का फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट है ना। टीचर का फैसिलिटेटर होना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है दिमाग में टीचर ही भर देगा सब कुछ। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चाइल्ड डेवलप्स लर्निंग थ्रू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी का इंतजार था हमें, है ना। तालियां बजा दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, जवाब दीजिएगा फटाफट से, है ना। बताओ फटाफट, इतने में दो घूंट जिंदगी की, दो बूंद ओके, फटाफट से जवाब दो। थर्ड ऑप्शन, सब इसमें तुक्के लगा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सर में दर्द वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर की, यार फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो 1000 रुपये फीस है, दोनों की शायद 1200-1300 है आफ्टर डिस्काउंट। देखो क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड डेवलप्स लर्निंग थ्रू सिग्निफायर्स इन विच सब स्टेज ऑफ पियाजेस थियरी। चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे, सब ठीक, बहुत बढ़िया। 54% लोग 54% लोग फर्स्ट कह रहे हैं, लिख देती हूँ मैं, कहीं आप कल को मना ना कर दें कि नहीं हमने नहीं दिया था ये जवाब। 27% लोग जो हैं बी कह रहे हैं, है ना। बाकियों को तो काउंट क्या ही करें, है ना, वो तो 10% 9% ऐसी सी कहानी है। देखना अब एक बार समझते हैं, कुछ नहीं है, बस एक शब्द घुमाया है और आपके सर में दर्द हो गया। पियाजे के सिद्धांत के किस उपचरण में, नहीं नहीं नहीं, सब स्टेज भी तो है, इसमें तो होना ही था। बच्चा संकेतकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, सिग्निफायर्स यानी संकेत, सिग्निफायर्स में क्या होगा, सिंबल्स ABCD, और क्या हो सकता है, साइन, राइट जाना है ना, या किसी ने ऐसे ये कहा तो बच्चे को समझ आ जाता है, हाँ ठीक है, गुड, बढ़िया, है ना।
सिंबल्स, आंखें दिखाई तो डर गया, साइन ही तो है डर का कि आंखें दिखा रहा है कोई, तो सिंबल्स और साइन के माध्यम से सीखने लगता है। किस स्टेज में? आपको पता है 2 से 7 वर्ष में। सिग्निफायर्स या सिम्योटिक फंक्शन या सिंबॉलिक थॉट, बात बराबर ही है, सेम ही बात है। तो जब वो सीखने लगेगा सिग्निफायर्स के माध्यम से, कौन सी स्टेज में? सब स्टेज में। कौन सी? प्री ऑपरेशनल की। प्री ऑपरेशनल की 2 सब स्टेज बताई है मैंने आपको सिर्फ, और अभी बता चुकी हूं, तब भी आपने काफी गड़बड़ इसमें की। 2 सब स्टेजेस बताई थी, वो 2 सब स्टेजेस कौन सी थी? एक थी प्री कॉन्सेप्चुअल, दूसरी थी इंट्यूटिव। तो आपको लेना देना ही नहीं है, जब इंट्यूटिव दिया ही नहीं है तो बचा क्या ऑप्शन में? प्री कॉन्सेप्चुअल। इतनी रीजनिंग भी लगा लिया करो यार, है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, क्योंकि यहां इंट्यूटिव स्टेज है ही नहीं, और आपको पता है सिंबॉलिक थॉट आता प्री ऑपरेशनल में ही है। तो पूर्व संप्रत्यात्मक चरण 2 से 4 वर्ष में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है बच्चे में। यहीं पे वो जो है ईगोसेंट्रिक भी है, अहम केंद्रित भी है, निर्जीव को सजीव भी समझ रहा है ना। इंट्यूटिव, अच्छा इंट्यूटिव स्टेज तो दिया हुआ था यार ऑप्शन में, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ज्यादा जागती कर रही हूँ, दिया हुआ है, सही बात है, फिर तो कंफ्यूज होना बनता है ना। 4 से 7 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये इंट्यूटिव स्टेज है, इसमें ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कम होने लगता है ना। बच्चों को लगता है कि उसको बहुत सारी चीजों का पता है, कैसे पता है ये नहीं पता होता उसे, क्यों? क्योंकि इसी में वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, जो इंट्यूटिव स्टेज है, कि उसे वो रीजन करने की कोशिश कर रहा है कि 2 अलग अलग चीजें अगर हो रही हैं, जैसे बिजली कड़की और लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी, उसको लग रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी गई है डर की वजह से, क्योंकि बादल कड़क रहे हैं, आवाज आ रही है। 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देगा, इसको ट्रांसडक्टिव थिंकिंग कहते हैं, है ना। तो वो भी यहां इंट्यूटिव स्टेज में होगा 4 से 7 में। ईगोसेंट्रिज्म कम होने लगता है, अहम केंद्रितावाद धीरे धीरे, ठीक, इस स्टेज के अंत तक जाके कहीं। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या? सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है वो, तो वो साइंस और सिंबल सिग्निफायर्स के थ्रू, तो पहला ऑप्शन यहां सही था। ये दोनों जो ऑप्शन है ना, टर्शियरी सर्कुलर और अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट है सेंसरी मोटर स्टेज की आखिरी स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हम करते नहीं है क्योंकि आपके सर में दर्द हो जाएगा, जनरली टीचिंग में नहीं पूछा जाता है, अगली बार से ये भी करने लगेंगे, है ना। तो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट होता है कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक आते आते पहली बार बच्चा दिमाग में सिंबल्स बनाने लगता है। अब आपके सर में दर्द हो जाएगा अगर ये बता दिया कि ये सिंबल्स 2 से 7 में नहीं, यहां भी बनने शुरू हो गए थे, है ना, कि वो फिंगर्स को यूज करके फोन की तरह करने लगेगा, है ना। तो ये क्या है? ये सेंसरी मोटर के लास्ट में 18 से 24 महीने में ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट आ जाता है, ऐसे ही बता रही हूँ, जरूरी नहीं है, याद रखो। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन से वो फोन फेंक के देखेगा क्या होगा, है ना। तो ये सब स्टेजेस हैं किसकी? सेंसरी मोटर की। ये दोनों हैं प्री ऑपरेशनल की, ठीक है बात। देखो इसको ऐसे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब स्टेजेस हैं, इसकी तो मैंने आपको बता दी। जो ये आपका प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संक्रियात्मक, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसी में सिग्निफायर्स या सिंबल्स के माध्यम से सीखना वो जानता है बच्चा। ईगोसेंट्रिक है, इस स्टेज के अंत तक ईगोसेंट्रिज्म कम होगा। ट्रांसडक्टिव थॉट, ट्रांसडक्टिव थॉट मतलब 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देता है। रीजनिंग की थोड़ी कमी है, इंट्यूशन पे चलता है, उसको लगता है सब पता है, कैसे पता है ये नहीं पता, उसे याद ही नहीं रहता, है ना। तो रीजनिंग, क्योंकि ये लॉजिक से पहले की स्टेज है, ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक, तो लॉजिक अभी प्रॉपर तो आया नहीं बच्चे में, तर्क कॉन्क्रीट चीजों के प्रति भी, बट वो कोशिश कर रहा है तर्क करने की, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस हो गई, सब स्टेजेस किसकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज की। सेंसरी मोटर की कुछ 4-5 स्टेजेस हैं, टोटल तो 6 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है जब रिफ्लेक्सेस पे बच्चा, स्कीमा उसके दिमाग में जन्म से ही होता है, जैसे सकिंग, भाई माँ का दूध पीना तो कोई नहीं सिखाता ना बच्चे को, तो वो स्कीमा है। स्कीमा मतलब एक मेंटल सेट है उसके दिमाग में, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, तो वो स्कीमा है रिफ्लेक्सेस, जो शुरू के 1-2 महीने 4 महीने तक रहेगा, 1 महीने तक रहेगा। फिर आ जाते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन या ग्रास्प करना। आप बच्चे के हाथ में, एक छोटे से बच्चे, 1 महीने का बच्चा होगा, आपने ऐसे कुछ अपनी उंगली पकड़ाएंगे वो ऐसे पकड़ लेगा, तो वो ग्रास्पिंग का भी स्कीमा या रिफ्लेक्स कह लो आप उसको, होता तो रिफ्लेक्स ही है वो, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, तो वो होता है ब्रेन में। फिर आता है 1 से 4 महीने के बीच में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। तो बच्चा, जैसे वो नहीं होता जो हम कहते हैं कि भाई बच्चा जो है थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, तो वो प्लेजरेबल एक्शंस करता है, तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है 1 से 4 महीने के बीच। फिर टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन आता है 12 से 18 महीने के बीच, कि वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ फेंक के देखेगा कि देखता हूं क्या होगा, दूध की बोतल फेंक दी, जान के ही वो अपनी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नन्हा वैज्ञानिक है ना, लिटिल साइंटिस्ट है, प्याजे कह रहे हैं लिटिल साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बॉटल नीचे गिरा के देखता हूं क्या होगा, ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी चीजें वो करता है। कोई बॉटल रखी हुई है कहीं, कुछ देखेगा पकड़ के उसको क्या होगा, तो ये 12 से 18 महीने में, है ना। इसके बीच में 4 से 8 महीने में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, जिसमें वो इंटेंशनली कोई एक्शन रिपीट करेगा जिससे कि एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो, यानी कोई चीज अगर आवाज आती है कुछ करने से तो वो रिपीट करेगा,
क्योंकि उसको अच्छा लगा। वो खिलौने नहीं होते ऐसे हिला के खेलते हैं ये इस तरह के, तो उसको पता है ऐसे आवाज करेगा ये अगर ऐसे करूंगा तो ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है। जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं, थंब सकिंग एंड ऑल, वो प्राइमरी हैं। और टर्शरी हैं जिसमें बच्चा इंटेंशनली कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्रायल एंड एरर करके देख रहा है कि बॉटल गिराऊंगा तो दूध गिरेगा कि नहीं। फिर इसके बाद आता है 18 से 24 महीने में वो जो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल, कि पहली बार दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन या मेंटल मैप्स बनने लगते हैं बच्चे के 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 साल में। तो वो उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि सिंबॉलिक थॉट वहां आ जाता है, लेकिन वो बनने शुरू हुए एक तरह से। तो उसको अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट कहते हैं, जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट वाली है। यार इतना आपको टेंशन नहीं है, बट पता होगा तो अच्छा होगा, कल को क्वेश्चन में से एटलीस्ट एलिमिनेट ही कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट्स दैट ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीजेस बाय। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस उम्र में बढ़ने के साथ अहम केंद्रिता कम हो जाती है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, खुद को सेंटर में रखता है, सेल्फ सेंटर्ड है। उसको लगता है जो चॉकलेट मुझे पसंद है पापा को भी पसंद होगी, जो कार्टून मुझे पसंद है वो पापा को भी पसंद होना चाहिए, है ना, उसकी चलनी चाहिए। आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हैं और बच्चे का मन है कुछ खाने का, तो वो आके रोएगा, है ना। आपकी जेब में पैसे नहीं, आप बाजार गए हुए, बच्चा रोड पे लेट लेट के रो सकता है बाजार में कि मुझे तो चाहिए खिलौना, मुझे तो चाहिए, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं। तो ये चीज कम होने लगती है, धीरे धीरे दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने लगता है। किस स्टेज में? 7 ईयर्स। ये बात आपकी सही है। और मैंने बताया भी था जो लास्ट स्टेज थी इंट्यूटिव स्टेज प्री कॉन्सेप्चुअल की, उसके अंत तक आते आते अहम केंद्रितवाद कम हो जाता है, ठीक है ना। 7 ईयर्स, क्योंकि ये स्टेज खत्म होने वाली है ना अब, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आ जाएगी, उसमें तो ईगोसेंट्रिज्म कम ही होता है। तो 7 साल की उम्र तक आते आते ये कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फटाफट से जवाब दे दीजिए। श्वेता इज इन 5th ग्रेड। श्वेता एक बच्ची है जो 5वीं कक्षा में है। शी कैन क्लासिफाई डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स बट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ फॉर द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पियाजे श्वेता इज इन व्हाट स्टेज? फटाफट से बताओ। अगर हम बात करें, श्वेता 5वीं कक्षा में है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकती है कि भाई ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल है, ये है। अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स को वो पहचान पाती है, क्लासिफाई कर पाती है, कैटेगराइज कर पाती है। CCS किससे जुड़ा हुआ है? सी से ही, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से ही, है ना। अभी समझेंगे CCS ये यूनिवर्सिटी नहीं है चौधरी चरण सिंह, ये क्या है? क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन। ये तीनों गुण कहां आते हैं? यहीं आते हैं 7 से 11 में। पूछा क्या है ये समझना जरूरी है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री क्यों होता है? ये अमूर्त चीज समझने में दिक्कत है उसको। इसका अमूर्त प्रमाण क्या है? वो ये तो समझ पाती है, ये 3 एंगल बराबर हैं, देख के ट्राइंगल का वो समझ जाएगी, उतना लॉजिक उसमें आ गया है ना। कॉन्क्रीट चीजों को देख के, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है किताब में ट्राइंगल को, तो वो समझ पा रही है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? अमूर्त चिंतन नहीं आया, मूर्त आ चुका है, कॉन्क्रीट लॉजिक आ चुका है। तो ये बच्ची कौन सी स्टेज में है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, क्योंकि वो क्लासिफाई तो कर पा रही है। 4th ग्रेड का बच्चा है, 4थी क्लास का। 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा, 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में, 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में, है ना, 9 साल का बच्चा 4थी क्लास में। तो यानी 7 से 11 के बीच में ही है। ये तो सिंपल वैसे भी पता लग गया था, 5वीं क्लास का बच्चा है। इसके लिए थोड़ा दिमाग शार्प चाहिए, रट्टे लगा के बात नहीं बनेगी। अगर हमें पता है 5वीं क्लास की बच्ची तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो होगी, फॉर्मल में थोड़ी चली जाएगी, 11 से ऊपर की थोड़ी हो जाएगी, है ना। कॉमन सेंस है ये। तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी इस तरह से, ठीक, रटना नहीं पड़ेगा। मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि अब बच्चा क्लासिफाई कर पा रहा है कि शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, कलर के आधार पे वर्गीकृत कर पा रहा है, क्लासेस में बांट पा रहा है। जैसे आप एक अलमीरा में लगाते हैं अपने शूज एक तरफ, या आजकल तो शूज का भी बहुत सोने से कम नहीं है ना शूज। तो एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात होगी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहां आती है? यहां आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। अमूर्त चिंतन फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, और जिसकी कमी है तो इससे पहले वाली स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। A child thinks that because he wants to eat chocolate, एक बच्चा है जो चॉकलेट खाना चाहता है, तो उसको लगता है क्योंकि मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं, his siblings and parents must want to eat it too। तो क्योंकि एक बच्चा है, कितने साल का है, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। एक बच्चा सोचता है चूंकि वह चॉकलेट खाना चाहता है, इसलिए उसके भाई बहन और माता पिता को भी तो खानी होगी चॉकलेट, इसमें क्या बात है? दुनिया तो उसी के अराउंड घूम रही होती है ना। तो
जब मुझे चॉकलेट खाने का मन है, मेरे भाई बहन मेरे मम्मी पापा को कैसे नहीं होगा? मुझे डोरेमोन देखने का मन है, उन्हें कैसे नहीं देखना होगा? है ना? मम्मी अनुपमा कैसे देख सकती हैं जब मुझे डोरेमोन देखना है तो? है ना? दुनिया तो मेरे अराउंड घूमती है। कौन सी स्टेज है ये? क्या है ये? व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज दिस? कैसा विचार है, कैसा चिंतन है ये बच्चे का कि उसको लग रहा है मुझे चॉकलेट खानी है तो मेरे भाई, मेरे माँ बाप, इन सबको भी खानी ही होगी, है ना? आइसक्रीम खानी इनको भी खानी ही होगी। ये ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है ना? बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरों के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहा, ना वो डिसेंटर कर पाता, है ना? अहम केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, आय के अराउंड घूमती है दुनिया उसके लिए। ये कोई मेटाकॉग्निटिव एब्स्ट्रैक्ट बेसिक थिंकिंग कुछ नहीं है इसमें। अमूर्त चिंतन कहाँ है? तो ये अहम केंद्रित चिंतन है कि बच्चा खुद को सेंटर में रखता है कि जैसा मैं फील करता हूं, एवरीबडी फील्स व्हाट आई फील और एज आई फील और थिंक। जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं महसूस करता हूं, मेरे भाई बहन, मेरे आसपास के सारे लोग वैसे ही करते हैं। अगर मेरा डोरेमोन को कुछ कहा गया तो मैं लड़ाई कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, अभी भी आप देखेंगे बड़े हो जाते हैं तब भी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा ठीक से नहीं, बस कोई नेता उन्हें पसंद है, वो अपने घर वालों से लड़ने को तैयार हो जाएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या उस नेता के लिए जिसका ना उन्हें कुछ अता पता। उनको लगता है सबको यही पसंद करना चाहिए। ऐसे कैसे? कोई कहे हमें तो नहीं यार ये वाली पार्टी नहीं पसंद, और ये हमारे देश में बहुत है, रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत बार होता है कि नहीं, अगर जो पार्टी मेरी फेवरेट है वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है ना? इसका मतलब आप ईगो सेंट्रिक हैं, मतलब सेल्फ सेंट्रिक हैं। आपको लग रहा है जैसा आप फील करते हैं वैसा सबको फील करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे डेली लाइफ में। तो ऐसा नहीं है ईगो सेंट्रिक लोग जो है 2 से 7 वर्ष में ही होते हैं, जीवन पर्यंत भी कुछ लोग हो सकते हैं। अलग अलग तरह का ईगो सेंट्रिज्म अलग अलग स्टेज में चलता है, आगे पढ़ेंगे। देखिएगा एक बार, 47% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे द इमेजिनरी ऑडियंस एंड द पर्सनल फेबल बोथ आर पार्ट्स ऑफ व्हाट? अच्छा सवाल है। पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित कथा दोनों किस उम्र में आते हैं? जिन्होंने थियरी पढ़ी है बैच में, मैंने आपको बताया है पर्सनल फेबल क्या कहानी है, एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म को याद कीजिए, दोनों उसी का पार्ट है ना? कब आती है ये? एडोलेसेंस में। 53% लोग रो पीट के जवाब दे पा रहे हैं। कंजर्वेशन, इंट्यूटिव थॉट, ऑब्जेक्टिव, इंट्यूटिव नॉलेज, देखो बाकी तो ऑप्शन ही ऐसे थे जो बन नहीं पा रहे थे। अगर इसमें लिख दिया होता चाइल्डहुड और ये सब तो आप कंफ्यूज हो जाते। वो तो ऑप्शन आसान थे तो बचा लिया आपको, 53% लोग भी इसलिए जवाब दे पाए। किशोरावस्था, अब ये है क्या? इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट स्टेज है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल, जब बच्चा एडोलेसेंट होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल जो पियाजे की आखिरी स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15 या 11 एंड अबव कह देते हैं हम कई बार। फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। संक्रियात्मक का मतलब है, ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक। तो लॉजिक आ चुका है एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में। ठीक, इस अवस्था में 2 चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। अभी हम 2 से 7 वर्ष में अहम केंद्रितवाद पढ़ रहे थे, नॉर्मल वाला, है ना? 11 एंड अबव लिख देते हैं, 11 से 15 वर्ष लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है बात? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का। एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या है इसका? किशोरावस्था, किशोरावस्था, टीन एज, 13 से 19, 12 से 18, 10 से 19 WHO की माने तो। किशोरावस्था अहम केंद्रितावाद, अहम केंद्रितावाद, बात ठीक है या नहीं? इसमें 2 चीजें होती हैं। अब ये एडोलेसेंस का ईगोसेंट्रिज्म है, यानी उसमें लॉजिक भी आ चुका बच्चे में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ चुकी है, हायर ऑर्डर थिंकिंग भी आ चुकी, साइंटिफिक थिंकिंग भी आ गई, सब आ गया। लेकिन फिर भी एडोलेसेंस में एक अलग तरह का ईगोसेंट्रिज्म होता है जो कह रहे हैं यहाँ पे। एल्काइन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका जिक्र किया था, पियाजे भी इसकी बात करते हैं अपने थियरी में। तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल यानी अपनी खुद की कहानियां, अपनी ही परियों की कहानियां उसने बनाई हुई हैं। पर्सनल फेबल बोले तो व्यक्तिगत कल्पित कथा, खुद से कल्पित कथाएं। उसको लगता है मैं इतना यूनिक हूं, इतना स्पेशल हूं, दुनिया में तूफान आ जाए, कोविड आ जाए, कुछ हो जाए, प्लेग फैल जाए, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो इन सब चीजों के परे हूं, है ना? आई एम दैट स्पेशल कि मुझे कोई चीज टच भी नहीं कर सकती। वो अमरीश पुरी याद है बचपन में कौन सी मूवी थी,
कि ना दाएं से बाएं से कोई नॉर्थ ईस्ट कोई दिशा से कोई मुझे मार नहीं पाएगा एंड ऑल, तो वो वैसी सी ही दुनिया में रहता है पर्सनल फेबल में। वो उसकी अपनी कल्पित कहानी है कि उसको लगता है वो इतना स्पेशल इतना यूनिक है, उसको कुछ टच नहीं कर सकता। वो बाइक 140 पे ऐसे मोड़ दे घुमा के तो भी उसे कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट तो किसी और के होते होंगे हेलमेट ना लगाने से, मेरा थोड़ी होगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे इस स्टेज में। बड़े होके भी कुछ लोगों में रह जाता है ये, मतलब थोड़ा लॉजिक के परे चला जाता है वो अपनी ही दुनिया में। ठीक, तो पर्सनल फेबल ये कि उसे लगता है बहुत यूनिक है वो, क्योंकि वो खुद पे सेंटर्ड है। एडोलेसेंट ईगो सेंटर्स में सारा ध्यान उसका खुद पे ही है। दूसरी चीज जो यहां थी, इमेजिनरी ऑडियंस, यानी उसको लगता है कि एक काल्पनिक दर्शक हैं जो उसे हर समय देख रहे हैं कैमरा लगा के। इमेजिनरी ऑडियंस कि जो अगर वो किसी पार्टी में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है और उसको एक पिंपल भी हो गया तो उसको लग रहा है सबका ध्यान उसी पे। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको लग रहा है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि आज मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं, देखो मैंने नई वॉच ली है, नई बाइक ली है। ये क्या है, उसको लग रहा है सबका ध्यान उसी पे है, दुनिया उसी के अराउंड घूम रही है। तो ये दोनों चीजें किस में आती हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, और ये एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म है, यानी किशोरावस्था का अहम केंद्रितावाद है। ठीक है ना, बिल्कुल करनी है डिवाइन, इतनी बात क्लियर है। तो ये पर्सनल फेबल और इमेजिनरी ऑडियंस, इसीलिए आपको लगता है जैसे ही बच्चा 12 से 18 में आता है वो दुनिया में किसी की नहीं सुनता, वो अपनी ही मजे में रहता है ना। उसको लगता है बस उसे पता है ना इससे पहले कुछ हुआ था ना इसके बाद कुछ होगा, बस वही है दुनिया का सेंटर। तो पर्सनल फेबल और इमेजिनरी ऑडियंस एडोलेसेंस में ही होते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं है पियाजे को पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्या कह रहे हो सर में दर्द हो जाता है, इतनी चीजें हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 रिवीजन से हो जाएगा काम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट अबाउट पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। फटाफट से बताओ। पहला क्या है, बच्चे तार्किक सोच में संलग्न होना शुरू करते हैं औपचारिक संचालन चरण में। औपचारिक यानी 11+ ईयर्स, लास्ट स्टेज फॉर्मल। बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें आ जाती है। ठोस संचालन मतलब मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष में। तो अमूर्त आती है भाई, मूर्त थोड़ी आती है। पहली बार लॉजिक आ रहा है लेकिन मूर्त चीजों के प्रति, अमूर्त चीजों के प्रति नहीं। तो ये तो उल्टा कह दिया उन्होंने। चिल्ड्रन बिगिन टू एंगेज इन लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग फॉर्मल में नहीं आती, कॉन्क्रीट में ही आ जाती है, कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। पहली बार लॉजिक कॉन्क्रीट में आता है और पहली बार एब्स्ट्रैक्टली सोचना फॉर्मल में आता है। तो इन्होंने तो ऑपोजिट कह दिया, दोनों ही बातें गलत हैं। दोनों ही बातें गलत हैं, जबकि 42% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। ये दोनों गलत क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों लगे रहते हो ए एंड बी बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू? नीदर वन नॉर टू, दोनों ही गलत है ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत हैं। क्योंकि लॉजिक आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। इन्होंने उल्टा कह दिया। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? फटाफट से बताओ। मेरा सही हुआ है कोई कह रहा है, ठीक है, आपके घर हम एक अवार्ड भिजवा देंगे, देखिएगा। मजाक कर रही हूं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? अब ये देखने में आसान सा सवाल है बट इसको करना जरूरी है। और जब हमने बैच में डिस्कशन किया बहुत लोगों को ये जानना था क्या है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है। अब ये तो आपको पता ही है, पियाजे की थ्योरी चल रही है तो वाइगोस्की का क्वेश्चन क्यों लाऊंगी। ऐप iOS में नहीं चल रही है, तो जिनके पास आईफोन है वो वेबसाइट के थ्रू देख लें कोर्सेज, या अपने मम्मी पापा से थोड़ा कहें कि एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए, उनके पास होगा, है ना, घर में किसी के पास तो होगा ही। तो पियाजे की अगर हम माने तो पियाजे इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि नॉलेज कैसे डेवलप होती है, ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाता है, ये है मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की एक ब्रांच है। अगर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो हेरिडिटी के माध्यम से, यानी जो आपके आनुवंशिक गुण आपको मिले हैं, आपके जेनेटिक्स, आपके डीएनए में जो क्षमता है उसके माध्यम से, जो मैचुरेशन की बात पियाजे कर रहे हैं, कैसे ज्ञान को विकसित करेगा बच्चा अपनी आनुवंशिक क्षमताओं के साथ एक्टिविटी करके, इसी को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। क्योंकि पियाजे ना सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट, वो एक बायोलॉजिस्ट भी थे, यानी एक जैव विज्ञानी भी थे, एक मनोवैज्ञानी भी थे और एक फिलोसोफर भी थे, यानी दर्शन शास्त्री भी थे। तो फिलोसोफर, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या क्या थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ा है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी उन्हें, इसीलिए हम कह रहे हैं। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेंगी, अलग अलग लोग कहते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे? सीखने के लिए क्या जरूरी है पियाजे के अनुसार? बिलीफ इन इमानेंट जस्टिस, अंतर्निहित न्याय में विश्वास, कि कोई है जो कर देगा हिसाब किताब, वो देख रहा है, सबका हिसाब होगा, है ना, ये वाला बिलीफ कि आपने गलत किया है, आपके साथ गलत होगा, है ना।
और कि आपने किसी को बुरा कहा, मैंने मम्मी पापा को कुछ उल्टा जवाब दे दिया, मुझे चोट लग गई 2 मिनट बाद, फिर मम्मी कहेंगी सामने से, आपको लगेगा यार मैंने मम्मी को बुरा बोल दिया था शायद इसलिए आज चोट लगी है, क्योंकि आपको लगता है कोई ऊपर बैठा हुआ है, दाढ़ी वाला या वॉटेवर, दाढ़ी वाली तो ठीक नहीं लगेगा, है ना, तो कोई तो ऊपर बैठा हुआ है जो तुरंत से हिसाब कर देता है, कोई एक सुपर पावर है जो तुरंत हिसाब कर देती है, इमानेंट जस्टिस अपने आप हो जाएगा। तो इसमें ये छोटे बच्चों में होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में ज्यादा। और ये ना ये इन्होंने बेसिकली, इनकी एक थियरी है मॉरलिटी की, सबसे पहले जो मॉरल रीजनिंग की थियरी दी थी, मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिकता की, सही और गलत की, उस थियरी में इमानेंट जस्टिस की बात की है इन्होंने, वो आपको नहीं पढ़नी है सीटेट के लेवल पे, है ना। तो ये डेवलपमेंट, ये वाले चाइल्ड डेवलपमेंट वाली या मतलब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थियरी नहीं है, फिर इन्हीं की थियरी से इंस्पायर्ड है जो कोहलबर्ग की थियरी है, ठीक। रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, रीइंफोर्समेंट की बात मैं आपको बता चुकी, ना प्याजे करेंगे ना वाइगॉस्की, पुरस्कार, दंड, इन सब की बात नहीं करते ये। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर, जहां बच्चा एक्टिव है बात खत्म हो गई, बच्चे को एक्टिव रखेंगे। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने से ज्यादा बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे प्याजे, है ना, तो वो सक्रिय है जहां वहीं बात बन जाएगी। दंड, पुरस्कार, कंडीशनिंग, इन सब की बात प्याजे वाइगॉस्की दोनों ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, देखते हैं। इन जीन पियाजेस थियरी डैश इज सेड टू अकर व्हेन अ चाइल्ड परसीव्स न्यू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमास। अब इसमें आप खूब गलती करेंगे, है ना, फटाफट से आप बताइए। देखिएगा कहां लाइव नहीं चल रही, एंजल पांडे क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है। सॉरी, देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें यार, नेक्स्ट वीक से हो सकता है आप लोग रेडी रहना कि मैं शाम को 7 बजे कर दूं ये वाली क्लास, बहुत लेट हो जाता है और पिछले 8 साल से सेम टाइम पे क्लास लेके मैं थोड़ा सा बोर भी हो गई हूँ, तो मैं भी, मेरी भी शाम में थोड़ी बच जाएंगी, है ना, थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा देखूँ, दुनिया में लोग मिल रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादातर चीज़ें बंद हो जाती हैं जब तक ये क्लास खत्म होती है 11 बजे रात को। तो कोशिश रहेगी मेरी नेक्स्ट वीक कुछ सेटिंग बिठा के, क्योंकि ऐप में ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी पता नहीं, देखा जाएगा, क्योंकि ऐप में क्लासेस हैं उस हिसाब से कि ये यूट्यूब वाली क्लास 7 बजे कर दूं मैं। देखना एक बार, इन जीन पियाजेस थियरी डैश इज सेड टू अकर व्हेन अ चाइल्ड परसीव्स न्यू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमास, यानी पियाजे के अनुसार कौन सी चीजें जो होती है जब एक बच्चा परसीव करता है नए ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अनुसार। आपको दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, अच्छा एक काम करो, ये ऑप्शन हटा देती हूं, मैं यहां पे लगाती हूं एकोमोडेशन। अब जवाब देना, अब जवाब देना। एकोमोडेशन बोले तो समायोजन, ये ऑप्शन इजी थे इसमें, इसलिए आप आसानी से निकल गए इससे। समायोजन, हम अपनी टीम को बोलेंगे थोड़ा। देखिएगा, मन कर रहा है किसी का जवाब देने का, फटाफट से नया क्वेश्चन, 4th ऑप्शन हटा दिया। अब किसी का मन नहीं कर रहा, सब चिपक चुके हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑप्शन में है ही नहीं, आपने बनाया है अभी अभी, है 1% लोग बढ़े हैं। देखना एक बार, समझते हैं कहानी क्या है। नो मैम, टाइम यही रहने देना मैम, होता है 7 बजे, क्या होता है ये तो बताओ दीप्ति। मैं एक बार पूछ लूंगी आपसे, कम्युनिटी पे ना एक पोल डाल दूंगी, या लास्ट में आज एक पोल में आप बता देना 7 बजे रखें क्लास के 9 बजे, है ना। एसिमुलेशन, देखो सिंपल बात है, अगर यही परसीव की जगह ट्रांसफॉर्म लिखा होता तो कहानी बदल जाती, ठीक है ना, फ्री एकोमोडेशन हो जाता। अगर मैं बात करूं, यहां पे बात हो रही है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार डैश तब घटित होता है जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। यानी मुझे पता है कि एक एनिमल जिसका एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है, वो उसका नाम हॉर्स होता है। एक दिन मैंने कैमल देखा, यानी ऊंट देखा, और मैंने कहा हॉर्स है, बड़े वाला हॉर्स है। इसका मतलब जो मैं जानती हूं उसके आधार पे मैंने क्या किया, नए ऑब्जेक्ट को परसीव किया है, तो ये एसिमिलेशन है। अभी एकोमोडेट मुझे जरूरत तब पड़ेगी जब मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग नॉलेज को, कि कोई मुझे कहेगा नहीं नहीं ये हॉर्स अलग होता है बेटा और ये कैमल अलग होता है, घोड़ा और ऊंट अलग होते हैं, तब मेरे दिमाग में सर में दर्द होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, असंतुलन होगा। अच्छा, फिर मैं एक नया स्कीमा बनाऊंगी और कहूंगी कि हाँ कैमल अलग है और ये हॉर्स अलग है।
तो अभी तो ये सिंपल एसिमिलेशन है कि एक बच्चा है जो दाल चावल मिक्स करके खाना सीख रहा है। जब एग्जिस्टिंग स्कीम के आधार पर बात हो रही है, यानी जितना वो आज जानता है स्कीमास के आधार पर, परसीव्स न्यू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा, कुछ फिट कर रहा है एग्जिस्टिंग स्कीमा में। अगर मॉडिफाई करता प्रीवियस स्कीमा को या फिर ट्रांसफॉर्म करता प्रीवियस स्कीमा को, तब यहां पे एकोमोडेशन हो जाता, एडजस्ट करता तब एकोमोडेशन हो जाता। लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीम लिखा हुआ है तो बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहां पे क्या होता है भाई, डेस्पाइट देयर एबिलिटीज टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स डैश चिल्ड्रन स्टिल कैन नॉट थिंक हाइपोथेटिकली। बच्चे हाइपोथेटिकली यानी अभिकल्पनात्मक रूप से नहीं सोच पा रहे, लॉजिक आ गया बट सोच नहीं पा रहे। कोई कह रहा 7 बजे तो आपकी क्लास होती, तो वो ऐप की क्लास एडजस्ट होगी तभी तो हो पाएगी। तभी तो मैं कह रही हूं अभी देखा जाएगा कि अगर 7 बजे ऐप की क्लास उसको और पहले ले आते हैं या कुछ इधर उधर करते हैं तो यूट्यूब पे 7 बजे रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी मैं कह रही हूँ संभावना है इस चीज़ की, अभी पक्की बात नहीं। मैं आपसे भी पूछ लूंगी, अगर आप लोग कहेंगे कि 7 बजे ठीक रहेगा तो 7 बजे रख लेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने देंगे। मत देखने दो हमें शाम में, कोई बात नहीं, रातें देख लेंगे। देखो एक बार फटाफट से बताओ, 52% लोग कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी क्षमताओं के बावजूद बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच पा रहे हैं। हिंदी इसकी ठीक नहीं है, हाइपोथेसिस होता है परिकल्पनात्मक रूप से, यानी लॉजिक के बेस पे हाइपोथेसिस कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है तो उसके बेस, एक लॉजिक के बेस पे आप एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में, लेकिन यहां आ नहीं पा रही है क्योंकि लॉजिक तो आ गया लेकिन हाइपोथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है कहां, इंडक्टिव रीजनिंग आ गई है, एग्जाम्पल टू रूल जाना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो इसका मतलब बच्चा 7 से 11 में है, मूर्त परिचालन में है या मूर्त संक्रियात्मक में है ना, फॉर्मल में नहीं है अभी। क्योंकि हाइपोथेसिस आ जाती है अगर वो फॉर्मल में होता कि वो इमेजिन करके समझ जाता कि यार अगर अभी मुझे लग रहा है कि इलेक्शन है बीच में, तो इलेक्शन तब तक नहीं होंगे, फिर ये होगा, फिर गवर्नमेंट फॉर्म होगी, इसका मतलब D+B का पेपर बाद में निकलेगा। हाइपोथेसिस जैसे मैं कुछ दिन पहले आपसे कह रही थी कि अगर कुछ दिन और नहीं आया सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, 12 तारीख से आचार संहिता लगने वाली थी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके बाद नई वैकेंसी नहीं निकल पाएगी। ये बेसिक लॉजिक है ना, हाइपोथेसिस है, ये मेरी इमेजिनेशन लेकिन लॉजिक के बेस पे, बिना लॉजिक के नहीं है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगी, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वहीं पे आएगी, और ये एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि सामने नहीं है ना चीजें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन विच स्टेज चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सीरिएट ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। एक निर्दिष्ट क्रम में लगाना सीख जाते हैं बच्चे पियाजे की किस स्टेज में। सीरिएट यानी सीरिएशन, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ये क्या है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। स्कूल में किया होगा ना ये सब, जब प्रेयर के लिए, असेंबली के लिए एक लाइन बनती होगी तो सबसे छोटे बच्चे को सबसे आगे, फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी सबसे लंबे वाले बच्चे को सबसे पीछे खड़ा करते हैं लाइन में। ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, सबसे लंबे बच्चे को आगे खड़ा कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से जो उससे छोटा है फिर उससे छोटा है उसको पीछे लगाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम में लगाना चीजों को, ये क्या है, सीरिएशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। C फॉर कॉन्क्रीट और C फॉर 3 क्षमताएं, CCS। कंजर्वेशन संरक्षण जिसको हम कहते हैं कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, ये है कंजर्वेशन संरक्षण। कि ग्लास में पानी 200 ml है, 200 ml रहेगा, बाल्टी में डालो, ग्लास में डालो, किसी में डालो, रिवर्स कर पाएगा अपनी सोच को कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकती है, कंजर्वेशन आ जाएगा। क्लासिफिकेशन है अलग अलग क्षमताओं के आधार पे, अलग जो ट्राइंगल है उसको ट्राइंगल के आधार पे अलग कर दिया, जो ग्रीन कलर का है उसको ग्रीन कलर के आधार पे, तो ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। और तीसरी चीज है सीरिएशन, क्रम में लगाना। ये तीनों चीजें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आ जाती हैं बच्चे में, है ना, 7 से 11 में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, सिंपल आंसर। बात ठीक है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22वां सवाल फटाफट से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल रही है, विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड डैश। बताइए फटाफट से। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसे डैश कहा जाता है। डेफर्ड इमिटेशन जन्म से 2 वर्ष में आता है। बच्चे ने देखा पापा को शेव करते हुए, मम्मी को मेकअप करते हुए, कुछ दिनों बाद वो भी मेकअप में नहाया हुआ मिला, यानी उसने विलंब करके दिमाग में रख लिया था अपनी मेमोरी के आधार पर, बाद में इमिटेट किया, नकल किया। ये है डेफर्ड इमिटेशन, जन्म से 2 वर्ष के अंदर आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको पता ही है, जो चीज सामने नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, ये भी जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है।
एसिमिलेशन है कि एकोमोडेशन, तो ये दोनों तो हटा लो, यहां कोई सेंस नहीं बना रहे। सी या डी में से एक होगा। 47% लोग कह रहे हैं सी होगा, 28% लोग कह रहे हैं डी होगा, तो 47% लोग इसमें गलत हैं। आत्मसातीकरण नहीं होगा इसका आंसर। क्यों नहीं होगा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है विच रिफाइन्स एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर्स। रिफाइन कर रही है जो अभी मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है और ट्रांसफॉर्म कर रही है। यानी मान लो हॉर्स का, एक घोड़े का मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ था, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूं उसको, है ना। ये एक हॉर्स है, घोड़ा है, और ये है एक कैमल यानी ऊंट। ठीक है, ठीक है बात। वो बिस्लरी वाला ऊंट याद कर लो, बिस्लरी के ऐड में आता था ना। घोड़ा है ये, सुल्तान नाम था ना किसी घोड़े का, कोई तो एक कहानी थी बचपन में पढ़ते थे हिंदी में। तो अब यहां पे ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है विच रिफाइन्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। अब ऑनगोइंग प्रोसेस क्या करेगी, भैया ये घोड़ा होता है, ये ऊंट होता है, इसको रिफाइन किया कि घोड़े में और ऊंट में क्या अंतर है, ठीक किया उसको स्कीमा को कि घोड़ा इसमें ये अंतर है, कैमल में ये अंतर है, बिल्ली अलग तरह की आवाज निकालती है, कुत्ता अलग तरह की, तो ये रिफाइन किया अपने बिल्ली वाले स्कीमा को। पता चले अगली बार कुत्ता देख के बिल्ली कह दो, अगली बार फिर से ऊंट देख के कहीं घोड़ा ना कह दो, तो रिफाइन कर रहे हो उसको, अच्छे से धार दे रहे हो कि घोड़ा एग्जैक्टली क्या है, ऊंट एग्जैक्टली क्या है। और ट्रांसफॉर्म कर रहे हो मेंटल स्ट्रक्चर को, मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो जहां जरूरत पड़ रही है, ताकि बैलेंस में रह सकें चीजें। जहां जरूरत पड़ी कैमल का नया स्कीमा बनाया है ना, ताकि बैलेंस में रह सकें चीजें। जो जानते हो, जो दिमाग में है और जो दुनिया में देख रहे हो, वो रिफाइन होकर साथ में बैलेंस में काम करते रहे। इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं, इसी को संतुलन कहते हैं। इसमें सब कुछ आ जाएगा, आप अडेप्ट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, एसिमुलेट करोगे, एकोमोडेट करोगे, सब कुछ करोगे, ताकि ट्रांसफॉर्म होती रहे चीजें, रिफाइन होती रहे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वो पूरा सब कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है ना। ये इक्विलिब्रेशन वो इक्विलिब्रेशन है जो मैंने बताया था ना शुरुआत में, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पियाजे की थियोरी में, ये रहा है ना, भूल गए आप शायद। ठीक, ये इक्विलिब्रेशन है। इस इक्विलिब्रेशन में ही ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आप ब्रेन में ऑर्गेनाइज करते जाएंगे अलग अलग चीजों को, कि भाई एक पियाजे का स्कीमा है, इसको साइड में रखा है, इसको मैथ्स को अलग इधर रखा, दिमाग में ये सब सेटल्ड है। जैसे एक दुकान पे कोई व्यक्ति, आज की डेट में आते हैं ना वो स्टोर्स पे, सिक्के एक कॉर्नर में या एक बॉक्स में रखे हुए हैं, नोट जो है 10 के वो एक बॉक्स में, 100 के नोट एक बॉक्स में, तो ऐसे ब्रेन में चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रेशन में एक प्रक्रिया होती है अडेप्टेशन की, यानी कैसे आप जैसे सर्दी में सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं, गर्म चीजें पीते हैं, खाते हैं, ये क्या है, अडेप्ट किया है आपने मौसम के अनुसार। ऐसे आपका जो बच्चा है वो दिमाग भी आपका अडेप्ट करता है चीजों के अनुसार या माहौल के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार। अब ये जो अडेप्टेशन है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। या तो आप कुछ जोड़ेंगे या आप मॉडिफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी अडेप्ट करेंगे, और ये किस में जाएगा, इक्विलिब्रेशन में जाएगा। इन दोनों के बीच में ये डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम होता है, वो अभी और मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है ना। तो इसलिए एसिमिलेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरी ही प्रक्रिया की बात कर दी इन्होंने। एसिमिलेशन तो सिर्फ ऐड करना है, रिफाइन ट्रांसफॉर्म करना थोड़ी एसिमिलेशन में होता है ना। एक बार को रिफाइन कह भी देते हम, तब भी ट्रांसफॉर्म करना तो होता नहीं है। तो ये संतुलन है। अगर मैं ऐसे समझाना चाहूं तो ऐसे देख लो, आसानी हो जाएगी। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन जो 4th फैक्टर था, संतुलन, इसमें अडेप्टेशन एक प्रक्रिया, जैसे आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगा आपका ब्रेन। ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप, इसका कोई खास यूज नहीं है, बस इतना ही यूज है कि आपका ब्रेन अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखता है, कि मैथ्स 30 नंबर का आता है, उसमें पेडागोजी 15 नंबर की आती है, सीडीपी 30 नंबर की है, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करके स्कीमा में सेट की हुई है आपने, आपके ब्रेन के प्रीवियस नॉलेज में, स्टोरेज में, अपने दिमाग के, जिसको हम स्कीमा कह रहे हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाएं कह रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या कर रहा है आपका ब्रेन, ये सब जो आपका स्कीमा है ना, इसको स्टोरेज की जगह अगर मैं स्कीमा लिख दूं तो ये अपडेट कैसे होगा, इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा कि आपका ब्रेन अडेप्ट करेगा, एसिमुलेट करेगा, एकोमोडेट करेगा, स्कीमा अपडेट होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। एसिमुलेशन यानी आत्मसात करना, कुछ नया जोड़ेंगे एग्जिस्टिंग स्कीम में। एकोमोडेशन में आप मॉडिफाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, यहां पे आप रिफाइन कर सकते हैं। तो एसिमुलेशन, एकोमोडेशन आ गए। अब इन एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, जो कि आते हैं अडेप्टेशन में, अडेप्टेशन आता है इक्विलिब्रेशन में, ये एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में इक्विलिब्रियम, जिसको आप सोच रहे थे कि बैलेंस होता है ना, ये जैसे हमने देखा यहां पे कि हमने हॉर्स को, घोड़े को, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊंट समझ लिया, फिर बच्चों को ठीक करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा पुराना स्कीमा। क्या है प्रोसेस, देखो एक बार अडेप्टेशन की प्रोसेस देख लो। अडेप्टेशन की प्रोसेस अगर हम देख रहे हैं यहां पे,
सिंपल है, एसिमुलेट करना यानी जोड़ना या आत्मसात करना। ऐड किया आपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ, आपको हॉर्स का स्कीमा था, घोड़े का स्कीमा था, आपने क्या देखा, घोड़ा देखा, आपने कहा हॉर्स है भाई, हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, यानी दिमाग में जो था कि हॉर्स होता है ये, और जो दुनिया में देखा वो बैलेंस में है, यहाँ हॉर्स है। पेन के बारे में बताया किसी ने, पेन देखा, हाँ मम्मी पेन है, बैलेंस में है। जो दिमाग में है यानी जो कॉग्निटिव स्कीमा है आपका और जो बाहर एनवायरमेंट में देखना है, दोनों बैलेंस में है, संतुलन में है, इक्विलिब्रेशन है ना। इक्विलिब्रियम कहेंगे वैसे तो इसे, इक्विलिब्रेशन, क्योंकि वो बड़ी प्रक्रिया जिसको इक्विलिब्रेशन कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, नई सिचुएशन आएगी, नई स्थिति। आपने कैमल को देखा और आपने कहा एक बड़ा हॉर्स विद अ हम्प, एक ज्यादा बड़े कुबड़ के साथ एक बड़ा घोड़ा है, जबकि वो कैमल है। नई सिचुएशन आई, यहां तक आपने जो एसिमुलेट किया हुआ था वही चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, किसी ने कहा बेटा ये कैमल होता है, ये हॉर्स नहीं है। जैसे ही किसी ने कहा ये हॉर्स नहीं है, आपका ब्रेन गया डिसइक्विलिब्रियम में, यानी संतुलन बिगड़ गया दिमाग का, असंतुलन में चले गए आप। ये हॉर्स नहीं होता, फिर क्या होता है? अब जो आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ था, जो एनवायरमेंट में, वो मैच नहीं हो रहे, है ना, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे दिमाग के, असंतुलन में आ गए। अब आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा अपने प्रीवियस स्कीमा में कि हॉर्स अलग है, कैमल का एक नया स्कीमा बनाया, या पहले से है तो उसको मॉडिफाई कर दिया। जो हॉर्स वाला है उसको मॉडिफाई भी करोगे कि नहीं ये वाली चीज हॉर्स नहीं होती है, ठीक है ना। अभी तो ये समायोजन है जो आपने किया। इस पूरी प्रक्रिया को, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया को अडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। बात ठीक है या नहीं? ठीक है, क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सिर्फ एसिमुलेशन दिया हुआ था और वहां पे लिखा हुआ था साफ साफ कि मेंटल स्ट्रक्चर्स को रिफाइन भी कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो, तो फिर तो इक्विलिब्रेशन यहां पे सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, फटाफट से जवाब दीजिएगा, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे 25 क्वेश्चन के बाद, क्योंकि अभी तो आप फंस जा रहे हैं हर दूसरे क्वेश्चन में। जीन पियाजे प्रपोज्ड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। पियाजे की स्टेजेस का सीक्वेंस, सिंपल लड्डू क्वेश्चन है एकदम, बट पूछ लिया गया है कई बार आज तक, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी हुआ है। SPCF, सम पीपल कांट फोकस, कुछ लोग ध्यान नहीं लगा पाते, ये है इनकी स्टेजेस। बैच कंप्लीट बता रहा है, अभी नहीं, वो लेटेस्ट बैच देखो ना 2024 वाला, टीचिंग वाले सेक्शन में जाके, इवन पेडागोजी स्पेशल में भी एडमिशन ओपन है। अभी कहाँ कंप्लीट, अभी चल रहा है बैच धड़ल्ले से। फटाफट से जवाब दो, जल्दी से आंसर करिए। देखना एक बार, सेकंड ऑप्शन 86% लोग कह रहे हैं, यार इसमें तो कम से कम 90% लोग आंसर कर दो। SPCF, एस फॉर सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, P फॉर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। SPCF सिंपल। प्री ऑपरेशनल पहले नहीं आ सकता, सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल दे दिया सीधा, गलत हो गया। कॉन्क्रीट कहां से शुरू हो गया भाई, C से थोड़ी शुरू होगा, S से शुरू होगा। संवेदी गामक, जहां सेंसेस के माध्यम से और मोटर एक्टिविटीज के माध्यम से अपना जो 5 सेंसेस है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज में बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से या टच करके सोचता है, थिंकिंग करता है बाय हिज और हर हैंड्स, ईयर्स एंड आईज। तो सेंसरी मोटर स्टेज है वो, जहां अपने सेंसेस के माध्यम से बच्चा सोचता है, क्योंकि अपने ज्ञान का निर्माण वो एक्टिविटी करके, मोटर एक्टिविटीज, चल फिर के चीजों को उठाएगा, टच करेगा, चलना सीखेगा तो जन्म से 2 वर्ष में। और अपने सेंसेस, या तो किसी चीज को देखेगा, टच करेगा, फील करेगा, टेस्ट करेगा, मुंह में देके देखेगा टेस्ट कैसा आ रहा है ना, ये सब, या स्मेल करेगा, इन्हीं 5 सेंसेस से और अपनी मोटर एक्टिविटी से चल फिर के दुनिया की समझ बनाता है। इसलिए वो अपनी हाथों से, आंखों से, कानों से सोचता है। ठीक, चलिए खैर, तो एक ही ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 साल प्लस वाली जो स्टेज है, लास्ट वाली, उसमें कौन सा एक क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चंस में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ फॉर्मल ऑपरेशनल वाला बच्चा ही सॉल्व कर पाएगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बात करो यार, नींद नहीं आएगी, बात कर लो। हाँ हाँ मोहम्मद जफर, बात करनी ही तो आते हो, यहाँ इतने सवाल, इतने मुश्किल सवाल, इतने अच्छे सवाल हम कर रहे हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं पियाजे के। कोई IPL देखने में बिजी है, कोई कह रहा है IPL देखो, कोई स्कोर बता दो, यार पढ़ लो यार, है? उनको फीस मिल गई है खेलने की, आपको देखने की मिल गई हो तो कर लो वो काम। अभी पेपर है, जरूरी ये चीज़ होनी चाहिए, कर लेना,
देख लेना फ्री टाइम में। चलिए फटाफट से जवाब दो। जल्दी बताओ। सेकंड ऑप्शन 51% लोग। देखते हैं। रौनक एट 11 चॉकलेट्स, हिज सिस्टर एट ट्वाइस एज मैनी, हाउ मेनी चॉकलेट्स दे बोथ एट इन टोटल। ये तो एडिशन लॉजिक वाला सवाल है। 11 चॉकलेट खाई, चॉकलेट से बच्चा दिमाग लगा लेगा, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगा 7 से 11 में। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81? ये भी वो लॉजिक के बेस पे निकाल लेगा, 7 + 9 बता ही देगा, है ना। कहानी कहाँ अटकेगी? कहानी अटकेगी यहां। यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ए और सी के बीच में क्या संबंध है ये पूछा है। यानी ए कौन है ये नहीं बताया कि ए रोहन है या ए पेन है, ये नहीं बताया। यानी यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स। दूसरे क्वेश्चन पे जाइए जो आज शुरुआत में कराया था। तो यहां पे क्या है, ये अगर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है कि एक बच्चा है जो बड़ा है बी से, बी एक बच्चा है जो बड़ा है सी से, एक ही हाइट ज्यादा है, ऐसे नहीं बताया यहां पे। सिंपल सिंबल्स को सिंबल्स के लिए यूज कर रहे हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगानी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, इफ सोचना पड़ेगा, है ना, कि ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा है सी से। तो ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है, लेकिन यहां पे प्रपोजिशनल थिंकिंग भी लग रही है जो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, क्योंकि ट्रांजिटिव इन्फेरेंस तो आ जाएगा 7 से 11 में ही, लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के प्रति यहां पे अमूर्त चिंतन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, हु सेड थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट। संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा था कि विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को निर्धारित भी करता है। विचार भाषा से पहले आता है। थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, यानी पहले विचार आया कि भाषा, यानी पहले आपको बोलना आया कि पहले आपको विचार आया, है ना। बताओ फटाफट से बताओ। अंकल पियाजे, हाँ अंकल, आई थिंक जीन विलियम फ्रेडरिक पियाजे, है। छोटे मोटे नाम नहीं रखते पियाजे, बड़े बड़े नाम रखते हैं। पियाजे के 3 बच्चे भी हैं अभी, जैकलिन पियाजे, है ना। एक 99 ईयर्स की हैं, एक 97 ईयर्स के हैं, 57 साल के बच्चे हैं पियाजे के 99 साल के 3 बच्चे हैं, है ना। स्विस थे। देखो एक बार, अभी जीवित हैं वो तीनों, पियाजे तो नहीं। देखेगा तो अगर हम बात करें, एक लॉरेंट, जैकलिन और एक और बंदा था, देखो एक बार, तो पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है। पियाजे ने कहा भाई जब आप इस पेन को पेन बोलना सीखे होंगे उससे पहले आपको ये देख के कुछ तो आता होगा मन में, यानी विचार तो आता होगा, भाषा बाद में आई है। तो थॉट न केवल पहले आता है बल्कि निर्धारित भी करता है कि क्या बोलेंगे आप। किसी को देख के मुझे गुस्सा आया, मैंने मन में सोचा और मैंने सोचा यार ये बोलना ठीक होगा या नहीं, तो पहले मैंने सोचा। हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, अगर देखा जाए तो बस बहुत तेजी से हो रही होती है ये चीज। तो थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स, यानी ना केवल पहले आता है बल्कि निर्धारित भी करता है कि आप बोलेंगे क्या या भाषा क्या होगी। जीन पियाजे, सिंपल। ये दोनों थॉट और लैंग्वेज पैरेलल चलते हैं, समानांतर, एक टाइम के बाद जाके मिल जाते हैं एक दूसरे में, है ना। 3-4 साल तक आते आते ये वाइगोस्की कहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा ये पहले कि वो बाद में, वो कह रहे हैं समानांतर चल रहे हैं, एक टाइम के बाद मर्ज हो जाएंगे, इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ड्राइंग इंप्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। कक्षा 6 से 8 का टीचर है कोई, जिसमें 6 से 8 में क्या उम्र होती है बच्चे की? 11 से 14 वर्ष। भाई इतना तो पता ही होना चाहिए एज अ टीचर कि कौन सी क्लास में क्या एज होगी बच्चे की, ठीक है ना। 11 से 14 वर्ष, क्योंकि 6ठी क्लास में कब जाएगा बच्चा? जब जाए तब जाए। आप तो ये कहोगे हमें क्या मतलब, नौकरी दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। देखो एक बार, भाई 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में बैठ रहा है, उस हिसाब से लगा लो हिसाब, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, डिस्करेज द यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, क्यों भाई 11 साल का बच्चा है और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का डिस्करेज क्यों करेंगे? लॉजिक तो आ चुका है, 7 से 11 में आ चुका है। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐसी समस्याएं लाइए जिसमें तर्क की जरूरत हो, क्योंकि तर्क तो आ चुका ना बच्चे में, अब लॉजिक तो आ चुका। फिर आता है यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अ कॉन्सेप्ट, क्यों भाई जब 11 से 14 तक तो आते आते अब तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी आने लगा होगा, अमूर्त चिंतन भी, और मूर्त आ ही चुका है, लॉजिक आ ही चुका है। तो कॉन्क्रीट मटेरियल वो होता है कि मेरे को अगर इस पेन के बारे में बताना है या इस ग्लास के बारे में बताना है तो मैं ग्लास दिखाऊं या इसका फोटो दिखाऊं, यानी मूर्त चीजें जिनको देखा है, टच फील किया जा सके। उसकी जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा थोड़ी है, ये तो 2 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए कर लेते हैं आप, हद से हद 7 से 11 में कुछ चीजों में कर लेते। रिलाय सोनली ऑन दी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, नहीं नहीं नहीं,
प्रेजेंट ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें रीजनिंग की जरूरत पड़े, तर्क की जरूरत पड़े, बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत पड़े, क्योंकि पियाजे के लिए थिंकिंग प्रोसेस इज द मेन थिंग। बिना थिंकिंग के विकास नहीं होगा दिमाग का, या दिमाग के विकास के बिना थिंकिंग नहीं होगी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, हाउ एवर यू वॉन्ट टू से दिस। इन जीन पियाजेस थियरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग आर रेफर्ड टू एज। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाएगा? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग जिन टुकड़ों से बनी है उन्हें क्या कहेंगे? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसके आधार पर थिंकिंग हो पा रही है? दिमाग है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होंगे, प्रीवियस नॉलेज होगी, पूर्व ज्ञान होगा, है ना, जिनको हम कहते हैं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के टुकड़े होंगे, पॉकेट्स होंगे, है ना, कैटेगरीज बनी होंगी जिनके बेसिस पे आप सोच पाएंगे। अगर मुझे पियाजे की थियरी ही नहीं पता, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगी, थिंकिंग कैसे कर पाऊंगी? कौन पियाजे, है ना, कौन पियाजे? तो ये क्या हो जाएगा? थिंकिंग के लिए जो बेसिक ब्लॉक चाहिए उसको स्कीमा कहेंगे। अगर मैं कहूं फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थॉट आता है कि नहीं, तो अब आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल का स्कीमा है, क्योंकि आपने थियरी पढ़ी है। जिसने नहीं पढ़ी वो कहेगा क्या होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, कैसी बातें कर रहे हो यार? तो उसके पास वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं है, वो बेसिस ही नहीं है, आधार ही नहीं है सोचने का, क्योंकि स्कीमा ही नहीं है उस चीज को लेके। तो स्कीमास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। रिफ्लेक्सेस तो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, आपके दिल का धड़कना, आपके जो ऑटोमेटिक एक्शंस हैं, वो भी कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ग्रास्पिंग हुआ, रूटिंग रिफ्लेक्स हुआ, और सकिंग हुआ, जो चूसना, पकड़ना, ग्रास्प करना, ये सब रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के रूप में या स्कीमा के रूप में हमारे ब्रेन में होते हैं जन्म के समय भी। बाकी तो सब हम बिल्ड ही कर रहे हैं फिर, ठीक। तो ये स्कीमास हैं जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग है, इनके बिना हम सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सेस में सोचने की जरूरत नहीं होती। दिल धड़क रहे हैं, आंखें पलकें झपक रही हैं, इसमें सोचने की जरूरत थोड़ी है। बच्चा दुग्धपान कर रहा है अगर, तो उसको सोचने की जरूरत थोड़ी है उस चीज के लिए। बच्चे के हाथ में आपने उंगली पकड़ा दी पकड़ने के लिए, उसने सोचा थोड़ी है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी पास्ट मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत, वर्तमान, भविष्य कब समझने लगते हैं बच्चा? वर्तमान, भविष्य, बीते हुए समय यानी भूत, भूतकाल। बताइए, टेंस की बात नहीं हो रही है। ओवरऑल कैसे समझेगा बच्चा कि पास्ट जो बीत चुका है, मेरा बचपन एंड ऑल, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आएगा, ये कब समझने लगेगा वो? सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। सिंपल है, क्या लॉजिक चाहिए बच्चे को ये समझने के लिए। और लॉजिक कहां से आएगा राहुल? लॉजिक आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि आज वो महसूस कर पाया है आज को, कल आएगा इसके बारे में वो सोच सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे कल जी लिए हैं अब तक, पास्ट जो जा ही चुका है। 7 से 11। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से जवाब देना अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर थियरीज गिवन बाय जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की। दोनों के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? फटाफट से बताओ। दोनों का कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, अपनी तरफ से नहीं बनाया ये मैंने, फटाफट से बताओ। और ये 2 तरह से पूछा हुआ है, मैं अभी बताऊंगी भी आपको। बट बोथ हैव गिवन थियरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग अडल्ट्स। नहीं भाई, पियाजे ने दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, कोहलबर्ग ने तो मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत क्या होता है इसकी थियरी दी है, तो ये तो गलत हो गया। बोथ थियरीज हैव 8 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। 8 विकास के प्रतिरूप बताए हैं, नहीं 4 स्टेज पियाजे ने बताई है, उन्होंने 6 स्टेज बताई है टोटल, 3 लेवल बताए हैं। तो 8 तो किसी ने भी नहीं बताया, 8 बताए हैं एरिक एरिक्सन ने, जो आपके सिलेबस में है नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेजेस जो बताइए 8, लाइफ स्पैन थियरी है उनकी। सी ऑप्शन है, बोथ थियरीज आर लिमिटेड टू द मिडल चाइल्डहुड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। दोनों सिर्फ मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था होता है अर्ली और लेटर के बीच की स्टेज, 5 से 8 वर्ष, 8 से 11 कह दो, है ना। नहीं, ऐसा थोड़ी सिर्फ इसकी बात की, उन्होंने भी आगे वाली स्टेजेस की भी बात की, एज की भी बात की है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बोथ थियरीज आर स्टेज थियरीज। दोनों जो थियरीज हैं, दोनों जो सिद्धांत हैं, वो अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। एक में 8 स्टेज हैं, सॉरी एक में 6 स्टेज हैं और पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, यानी दोनों ही स्टेज थियरिस्ट हैं। और अगर कहीं ना कहीं देखूं तो विकास को डिसकंटिन्यूअस भी मानेंगे, क्योंकि स्टेज में तोड़ दिया ना डेवलपमेंट को। भाई पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोस्की कह रहे हैं डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आज ही मैंने फिर से डिस्कस किया था, है ना। डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत प्रक्रिया है। क्या है, सतत प्रक्रिया है। ये देखो इतनी सुंदर ड्राइंग,
ये है बैच की क्लास, और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आज बताया था इन लोग को, पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो है, बट वो आज चित्र नहीं बनाया है, लिखा तो हुआ है। देखो सिंपल है, ये पूछा भी जा चुका है, चित्र के माध्यम से पूछे अगर, आपको जवाब देना है, ये है ऑप्शन ए और ये है ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन ए है सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ ऑप्शन। इतनी खराब ड्राइंग किसी की कैसे हो सकती है, मैं यही सोचती रहती हूँ अक्सर। देखना एक बार, ए, और दूसरा है सिंपल, मैं उस दिन भी बताया था, बी। पियाजे और कोहलबर्ग की थियरी के बारे में बताना हो तो ऑप्शन ए बताओगे कि बी बताओगे, है ना? पियाजे और कोहलबर्ग की थियरी कौन से ऑप्शन में आएगी, ए या बी? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ भाई। पोल इतना स्लो क्यों है? ये पोल देना था ना इसका, 2 ऑप्शन का, थोड़ा हाथ मतलब समझ जाना चाहिए था। देखो एक बार, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ पोल नहीं आया अभी तक। ऐसे तो पता ही नहीं लगता, इतनी तेजी से जाते हैं कमेंट्स। हाँ, आपका ओल्ड लेक्चर देख के आया हूँ, बहुत हेल्प मिल रही है इस क्लास में, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल मिलेगी, अगर आपने, मैंने कहा भी था परसों कि या तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए पुराना मैराथन वाला सेशन देख लीजिए, नहीं तो आप बैच में आ जाइए, सबसे बढ़िया है, शांति से पढ़ेंगे। 87% लोग ये कह रहे हैं, इसका मतलब अब आप समझ चुके हैं, मेहनत सफल हुई। कि पियाजे और जो कोहलबर्ग हैं, दोनों ही ये कह रहे हैं कि स्टेज थियरिस्ट हैं, स्टेज थियरिस्ट हैं, यानी विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, स्टेजेस में टूट के चलेगा, है ना? जन्म से 2 वर्ष SPCF, है ना, इतना विकास, फिर 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, इतना विकास, फिर नेक्स्ट स्टेज में इससे ज्यादा दिमाग का विकास, फिर सबसे ज्यादा दिमाग का विकास 11 साल में। तो ये अनिरंतर है विकास, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये वाइगोस्की हैं जो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, एज मैटर नहीं कर रही। ठीक, एक और चीज है पियाजे और वाइगोस्की को लेके, दोनों के लिए जो ये स्टेजेस हैं ये फिक्स्ड हैं, या कोई भी व्यक्ति स्टेज देता है तो ऐसा थोड़ी इंडिया के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग। पियाजे की स्टेज आप स्विट्जरलैंड में भी वही पढ़ रहे हैं जहां से पियाजे हैं, आप इंडिया में भी वही पढ़ेंगे, अफगानिस्तान का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, आपके घर का बच्चा हो, मेरे घर का बच्चा हो, है ना, अफ्रीका का बच्चा हो, अंटार्कटिका का बच्चा हो, कहीं दुनिया का बच्चा हो, स्टेजेस फिक्स्ड है, यानी इनवेरिएंट है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो जाएंगी, स्टेजेस फिक्स्ड है। दोनों स्टेज थियरिस्ट हैं और ये फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, दुनिया में हर जगह यही स्टेजेस रहेंगी इनकी, ऐसा नहीं है कि इंडिया आए तो अलग हो गई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों स्टेज थियरिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 5 सवाल और हैं, आज थोड़ा सा लेट तक हम टिके हुए हैं, ज़्यादा चीज़ें समझने को। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन अ चाइल्ड इज शोन अ टॉय एंड देन इट इज हिडन, एक बच्चे को एक खिलौना दिखाया जाता है और उसको छिपा लिया जाता है, इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट इट, भूलने की बजाय ये बच्चा, द चाइल्ड ट्राइज टू फाइंड दैट टॉय, ये इस खिलौने को ढूंढना शुरू कर देता है, भूलने की बजाय खिलौने को, छिपा दिया तो छिपा दिया, भूल गया, नहीं भूल रहा अब वो ढूंढता है। एक टाइम रहा होगा जब वो ढूंढता नहीं होगा, जब वो छोटा होगा, 2 महीने का बच्चा है मान लो, आपने उसे एक खिलौना दिखाया, उसने पकड़ के भी देखा, 2 मिनट में आपने उठा के रख दिया, वो भूल जाएगा उसके बारे में। लेकिन यही 2 साल का बच्चा है तो नहीं भूलेगा। हाँ बहुत बढ़िया हबीब, बहुत बढ़िया। देखिएगा, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, देखना, अगर मैं बात करूं, अब बच्चा भूलने की बजाय खिलौना खोजने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने आपको बताया इसी स्टेज की शुरुआत में इसकी कमी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में ये चीज आ चुकी है इन द चाइल्ड, एंड इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ऑब्जेक्ट परमानेंस इसको कहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्री ऑपरेशनल में ये स्टेज गायब, ये चीज गायब हो जाएगी, ये चाहे तो प्री ऑपरेशनल लगा सकते हैं इसमें, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, सेंसरी मोटर का ही, एज पर एनसीईआरटी भी। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 31वां सवाल देखिएगा, जवाब दीजिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे, टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश वाइल लेव वाइगोस्की एम्फसाइज्ड डैश, यानी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, एक्टिविटी को, क्रियाओं को, हाँ। वाइगोस्की लैंग्वेज को महत्व दे रहे हैं, हाँ ठीक है। पियाजे लैंग्वेज को नहीं, उतना नहीं। रिवॉर्ड को तो दोनों में से कोई नहीं देता। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि ऐसा नहीं है वाइगोस्की एक्टिविटी के लिए मना कर रहे हैं बच्चे को, लेकिन आपको चूज तो एक ही ऑप्शन करना है, तो आपको ये समझना होगा। मैंने वाइगोस्की केस में आपको सिंपल बताया हुआ है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। वो तो कह रहे हैं लैंग्वेज ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग का, जिसके माध्यम से अभी मैं और आप बिना लैंग्वेज के नहीं समझ बना पाते। वाइगोस्की का कहना है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा एक्टिविटी करेगा, क्योंकि उनका एक्टिविटी पे ज्यादा जोर है, इसीलिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं।
वाइगॉस्की सोशल इंटरेक्शन पे, लैंग्वेज पे इनका ज्यादा जोर है, इसलिए इनको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनावादी कह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। पियाजे ने क्रियाओं को महत्व दिया जबकि वाइगॉस्की ने भाषा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा फटाफट से। अब कुछ क्वेश्चन हैं, तीन ही हैं जो आपके डायरेक्ट मैंने मेंशन किया हुआ है कौन सी शिफ्ट में कब आए हैं। 13 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन पेपर था, पेपर 1 में मॉर्निंग शिफ्ट में। फटाफट से पढ़ के बताओ। असर्शन क्या है? अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे's थियरी इज द कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। ये आलोचना है? ये कोई आलोचना होती है? ये तो इनकी तारीफ है कि इन्होंने बच्चे को एक्टिव कहा है। ये इनकी आलोचना तो हो ही नहीं सकती, ये तो फॉल्स है। क्योंकि आलोचना ये है कि इन्होंने एक तरह से हेरिडिटी को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, कल्चर को शायद उतना नहीं दिया जितना दिया जा सकता था, ठीक है ना। और भी जैसे इन्होंने कहा कि जो 2 से 7 वर्ष के प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं, हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, प्री ऑपरेशनल में भी या कॉन्क्रीट में भी चीजें दिखा के, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, एनवायरमेंट अच्छा दे, तो प्री ऑपरेशनल में भी कुछ चीजें वो सीख जाएगा। और आजकल के बच्चे हैं जो कम एज में भी चीजें सीख जाते हैं, तो इन्होंने एज पे इतना फोकस कर दिया, तो लोगों ने कहा कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको बहुत कम इन्होंने आंका, और फॉर्मल ऑपरेशनल जो लास्ट स्टेज है उसको बहुत महत्व दे दिया। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है बेसिक। ये नहीं कि बच्चे को एक्टिव रखा, ये तो अच्छी बात है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन। बच्चा पैसिव नहीं हो सकता, चाहे पियाजे हो चाहे वाइगॉस्की हो। इवन रचनावादी पैसिव नहीं कहेंगे बच्चों को, दोनों ही गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स, डी ऑप्शन, ठीक है। 57% लोग सही दे रहे हैं जवाब। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए कितना आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पा रहे हैं। ये 2 फरवरी 2023 इवनिंग पेपर 2 का, और ये पूरा सेशन इसी हिसाब से होता है। पेपर 1 पेपर 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पेपर देने बैठेंगे नंबर पूरे लाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? सेंसरी मोटर पीरियड में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक आ जाता है। भैया लॉजिक तो 7 से 11 में आएगा। इनका कौन सा बच्चा है जिसको जन्म से 2 वर्ष में लॉजिक आ जा रहा है? प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन नहीं, जबकि डिसेंट्रेशन ही तो मुख्य दिक्कत है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, कि बच्चा पलट के नहीं देख पाएगा। स्कूल से घर, घर से स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं, मैं अपना एग्जांपल भी देती हूँ आपको उसमें बैच में, कि वो उसमें दिक्कत है। ये पियाजे के भी अपने, और इनका तीसरा, इससे मुझे याद आया कि इन्होंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए थे तीनों, तो इनका एक थियरी का ये क्रिटिसिज्म भी है कि इन्होंने खुद के ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए, तो वी नेवर नो, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म में ही आता है पियाजे के। तो उन्होंने वो देखा कि बच्चा घर से स्कूल तो जा पा रहा है, लेकिन स्कूल से घर आने में, रिवर्स करने में, जैसे 1 से 100 तक गिनती आप आसानी सुना देंगे, 100 से 1 पे दिक्कत होगी। ए से जेड तक आसानी सुना देंगे, जेड से उल्टा दिक्कत होगी। तो रिवर्सिबिलिटी का गुण 7 से 11 में आता है, प्री ऑपरेशनल में नहीं आता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और यही डिसेंट्रेशन रिवर्सिबिलिटी की दिक्कत है कि बच्चों को लगता है कि भाई जो 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के वो ज्यादा हैं, और 5 रुपए का नोट कम है क्योंकि वो 1 है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले आ जाता है भाई। फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आई है, मूर्त चिंतन, ये बात सही है। डी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर यहाँ है। 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये 11 जनवरी को आया इवनिंग शिफ्ट में, पेपर 2 में। फटाफट से जवाब देंगे, आसान सा। आपका गांव कहाँ है बताएंगे, पढ़ लो अभी। हाँ, इतने दिमाग के फ्यूज, ब्रेन सेल्स जला जला के हम आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, आप इधर उधर की बातों में लगे हैं। करेंगे इधर उधर की बातें संडे को करेंगे। देखना फटाफट से, रात के 11 बजे पढ़ रहे हैं, देखिए फटाफट से बताइए। अगर मैं देखूं यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या कह रहे हो, होगा जो होगा हमें क्या। इन पियाजे's theory, what process describes an infant's action when she changes the way she holds her hand as she reaches round objects as opposed to square ones? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बैच में भी कराया था, आपको याद होगा जो लोग बैच में हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं को की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीके को बदलता है? कि अगर मुझे ये पेन पकड़ना होगा तो मैं एक तरीके से पकड़ूंगी, और वहीं अगर मुझे ग्लास पकड़ना होगा तो मुझे हाथ ऐसे लेके जाना पड़ेगा। पेन पकड़ना है तो मैं सिर्फ ये फिंगर और ये थंब का यूज करूंगी। तो बच्चा गोल चीजों को अलग तरह से पकड़ रहा है, और जो समकोण या फिर क्या कह रहे हैं राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं
या जो आपके स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग तरीके से, हाथ उसको वैसे ही बनाना पड़ेगा ना जो चीज पकड़नी है। अगर मेरे को गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ना है तो मैं ऐसे ऐसे हाथ की शेप बनाऊंगी, और अगर मेरे को पेन पकड़ना है तो मैं ऐसे बनाऊंगी। तो एकोमोडेट करना सीख रहा है बच्चा, एकोमोडेट करना सीख रहा है, समायोजन, मॉडिफाई करना सीख रहा है अपने स्कीमा को जैसी जरूरत है उसके अनुसार। ठीक है जी। इंटर सब्जेक्टिविटी होती है जब आप कहते हैं ना, अरे स्कूल में बड़े मजे आते थे, हमने साथ में जिया है बचपन, है ना, स्कूल में ये करते थे, यानी आपने शेयर्ड एक्सपीरियंस जिया है, उसको इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वो काम की नहीं है, आपको पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन, CCS। कंजर्वेशन यानी 200 ml पानी है, इसको छोटे ग्लास में डालो, चौड़े बर्तन में डालो, किसी में डालो, 200 ml ही रहेगा। यानी क्वांटिटी, शेप और साइज के बदलने से, यानी ये ग्लास की शेप है, ये बॉटल की शेप है, अगर जितना पानी इस ग्लास में 200 ml है या 50 ml है मान लीजिए, वो चाहे मैं इस बॉटल में डालूं चाहे ग्लास में डालूं, शेप और साइज चेंज हुआ है, वॉल्यूम सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, आकार के बदलने से क्वांटिटी नहीं बदल जाएगी। ये बात बच्चों को समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, और वो सीरीज में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने लगेगा, है ना, और क्लासिफाई करने लगेगा कि अगर कोई चीजें ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को एक साथ रखेंगे, ये है क्लासिफिकेशन। आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। इसका जो पूरा PDF है विद आंसर्स वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड। किसी फेक चैनल से मत जुड़ेगा। बैच में आप एनरोल हो सकते हैं करियरविल ऐप डाउनलोड करके, वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाके और अपने आप को रजिस्टर करके करियरविल पे, वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन, ये डिस्कशन पसंद आया, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताइएगा, और एक पोल में ये बता दीजिएगा कि 7 बजे का टाइम रखें क्लास का या 9 बजे का टाइम रखें, 7 और 9, विच टाइम डू यू प्रेफर। 30 की आदत हो गई है, यहाँ पे 35 है जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 35 हैं आज। तो बताइएगा कितना आपने स्कोर किया। स्कोर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सीखे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स, कितने सारे टर्म्स, क्या चीज़ें आप सीख पाए, और कितने सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हुए होंगे, है ना, ये आप बताइएगा फटाफट से। 50-50 कर रहे हैं आप लोग, 44% लोग कह रहे हैं 7 PM, 9 PM कह रहे हैं 58% लोग। चलिए बहुत बढ़िया। माय कोर्सेज में जाके देखो आशीष, नहीं तो मेल छोड़ दो हमें एक himanshi.edu10 पे, कोई भी दिक्कत अगर है। राहुल सिंह कह रहे हैं मैम रविवार के दिन मैं नहा धोकर आपका सेशन देखने आ जाऊंगा और आप उस दिन गांव बता ही दीजिएगा। यार इस संडे हम संडे वार्ता करेंगे या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, मे बी नेक्स्ट संडे हम पक्का करेंगे, है ना, नेक्स्ट संडे हम पक्का करेंगे। और कोई सवाल कुछ हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। 33, 32, 28, 32, बहुत बढ़िया। और प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हो जो पियाजे के मैंने प्रैक्टिस के प्रीवियस प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने इतनी बार ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो मैंने उनको नहीं लिया है आज, है ना, बट ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस पियाजे से करा दिए हैं। तो 60% के आसपास लोग हैं जो चाहते हैं 9 बजे ही रखें टाइम, क्योंकि जो 11 बजे तक जगह है वो व्यक्ति कहेगा ही ना 9 बजे रखो, क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं। और 7 बजे के 41% लोग हैं जो 7 बजे चाहते हैं। चलो देखते हैं अभी, लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मंडे मिलेंगे अब, है ना, कल तो ऑफ ही रहेगा और संडे भी मैं शायद नहीं हूँ। मंडे मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास फिक्स रखेंगे, टाइम का भी बता देंगे।